नमस्कार साथियों, हम सभी डीआई सेक्शन का सॉल्यूशन कर रहे हैं और डीआई यूपी पेट का एक ऐसा टॉपिक है। अगर आपने डीआई में बहुत अच्छे से चीजें की तो 20 में 20 नंबर आप ला सकते हैं। और अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन का डिस्कशन किया है सब इसके पीआईक्यू हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों को आपने अभी तक देखा होगा। आइए बिना देर किए हुए हम आगे के सेक्शनों को स्टार्ट करते हैं और जो भी क्वेश्चंस आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं आपके सामने। और एक लेवल के क्वेश्चंस, मैं आपसे इतना कहूंगा कि इस मॉडल के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, एक पैराग्राफ डीआई की बात की जाती है। पैराग्राफ डीआई में दो सेक्शंस हैं आपके पास, इन सभी का डिस्कशन हमारे साथ आपको करना है। तो आइए दोनों चीजें देखते हैं। हाँ भाई, थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा कि एक एक चीज का डिस्कशन अलग अलग पॉइंट से आपको करना पड़ेगा, एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए। अच्छा भाई, चलिए पहले इसको चेंज कर लिया जाए, बैकग्राउंड को। ये चीजें हमारे लिए थोड़ी सी अच्छी रहेंगी। आइए पढ़ते हैं एक एक पॉइंट को। क्या है, ध्यान से समझिएगा। स्टेटमेंट है, पैराग्राफ का डाटा है। पढ़ते हैं। नीचे दिए गए पैराग्राफ में तीन अलग अलग दिनों यानी 3 दिन की बात हो रही है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। 3 दिन का डाटा आपको दिया गया है। कितने का? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले इन तीनों दिन की सीक्वेंस को एक जगह लिख लीजिए। 3 दिन है आपके पास, कौन कौन से? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो 3 डेट को, 3 दिन को आप एक जगह पहले शो कर लीजिए। हो सकता है कुछ न कुछ चीजें आप इससे रिलेट कर पाए। कौन कौन से दिन है? सोमवार है, मंगलवार है और कौन है बेटा? बुधवार। ये 3 दिन की बात वह कर रहा है स्टेटमेंट से। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि जो जो स्टेटमेंट है उसको एक ग्रुपिंग बना लीजिए। ग्रुपिंग बनाएंगे तो पैराग्राफ वाले जो सेक्शन होते हैं उसको आप अच्छे तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। स्टेटमेंट क्या है? सोमवार, मंगलवार और बुधवार को निर्मित बैगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या। अब 3 कलर की बात की गई है, बैगनी, हरे और ग्रे। 3 कलर की बात आपसे कर रहा है। कौन कौन सी भाई? देखिए, 3 दिन है आपके पास, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। और 3 कलर की बात हुई है। कौन कौन से? तो देखिए, पर्पल की बात हुई है, ग्रीन की बात हुई है और ग्रे की बात हुई है। 3 कलर है हमारे पास। कौन कौन से भाई? ध्यान दीजिएगा। तो पर्पल की बात हुई है ना? किसकी बात हुई है? पर्पल की बात हुई है, ग्रीन की बात हुई है और एक कौन सा कलर है भाई? एक कलर आपसे ग्रीन कहा है और एक ग्रे कहा है। ग्रे ही है भाई। चलिए, एक ग्रे है, एक ग्रे है। मतलब अगर हिंदी में बात करूं तो आपके पास कौन कौन से कलर की इन्होंने बात की है हमारे से? तो पहला कलर है बैगनी, उसके बाद हरा है और क्या है? ग्रे है। देखिए, ये बैगनी है, बैगनी की बात की गई है ना? हरा की बात की गई है और ग्रे की बात की गई है। चलिए, ये 3 पॉइंट आपने देखिए, गुब्बारे बनाए जा रहे हैं। जब गुब्बारे की बात हुई तो 3 कलर के गुब्बारे बनाए जा रहे हैं। आगे देखते हैं वो हमसे कहना क्या चाहता है। कह रहे सोमवार, मंडे की क्या कंडीशन है? निर्मित बैगनी से हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या का अनुपात 3:4 है। कौन कौन भैया? बैगनी और हरे रंग के गुब्बारे की संख्या का अनुपात। बैगनी किसकी बात हो रही है आपको यहां से? बैगनी और हरे रंग के गुब्बारे का जो अनुपात आपको इन्होंने दिया हुआ है वह 3:4 है। क्या रेशियो है? 3:4 है। अगला स्टेटमेंट आपका क्या कहता है, इसी में आगे बढ़ते हैं। और निर्मित बैगनी से ग्रे के गुब्बारे की कुल संख्या का अनुपात 3:3। अब देखिए, बैगनी और ग्रे, इन्होंने बैगनी सोमवार की बात किया है। किसकी बात किया है बेटा? बैगनी और ग्रे। बैगनी और ग्रे की रेशियो इन्होंने जो दी हुई है वह कितनी दी हुई है? तो वो वैल्यू आपके पास जो इन्होंने रखा हुआ है वह रखा हुआ है, देखिए यहां से 3:2। कितना रखा हुआ है? 3:2। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसकी रेशियो 3:2 बन गई।
मैं अब आपसे ये कहूंगा कि बैगनी और हरे की रेशियो मालूम है, बैगनी और ग्रे की रेशियो मालूम है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक रेशियो बनाइए जो आपके लिए क्या है, तो आपके पास रेशियो होगी बैगनी अनुपाते हरे अनुपाते ग्रे। तो देख रहे हैं दोनों जगह बैगनी की संख्या 3 और 3 है, एक जगह 3:4 है, एक जगह 3:2 है, दोनों जगह बैगनी की वैल्यू इक्वल है, तो आप इसकी डायरेक्ट रेशियो बना देंगे मेरे लाल 3:4:2। ये स्टेटमेंट आपके सामने है, आप इस स्टेटमेंट को पकड़ सकते हैं और उसी वैल्यू को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। आप ही के पैटर्न में चीजें हुई हैं। आइए अभी और स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब देखिए, निर्मित बैगनी हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या, इनकी टोटल संख्या का जोड़ 450 दिया है। अब सोमवार को जो टोटल गुब्बारे बने हैं उनकी संख्या जो इन्होंने इंडिकेट की है वह 450 की है। तो हमारी और आपकी ड्यूटी ये होगी कि इन संख्याओं को अलग अलग निकाल लिया जाए। तो मेरे लाल इनको जोड़िए, तो सम ऑफ रेशियो 3 और 4 7, 7 2 9, 7 2 9। तो बेटा 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो 450 में 9 का भागा देंगे तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 मतलब कितना बन गया, 50 बन गया। मतलब इनकी जो संख्या आइडेंटिफाई करा जाएगी, 1 यूनिट का मान 50, तो इसका मान 50 तिहाई 150, 50 चौका 200, 50 दूनी का 100। देखिए तो 450 हुआ कि नहीं, 450 हुआ, 200 300 400 और 50 कितना बन जाएगा, 450। तो इनका डाटा हो गया। मतलब मुझे आशा है कि सोमवार क्लियर हो गया। सोमवार को क्लियर होते ही चीजें आपकी थोड़ी सी आसान बन सकती है। अभी मंगलवार की तरफ चलते हैं कि मंगलवार की क्या कंडीशन है, मंगलवार में वो क्या क्या हमको स्टेटमेंट दे रहे हैं और उस स्टेटमेंट को हमें कैसे फॉलो करना है। क्लियर है बेटा? आइए, पूरा डाटा तो हमें बनाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए, एकदम ध्यान रखिएगा। मंगलवार, निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारे की कुल संख्या निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारे की कुल संख्या से 37.5% अधिक है। बैगनी रंग के गुब्बारे की जो टोटल संख्या है ग्रे रंग के गुब्बारे की संख्या से कितने परसेंट, 37.5% अधिक है। मतलब मैंने स्टेटमेंट आपके लिए कहा बैगनी रंग का जो गुब्बारा होगा उसकी संख्या को इन्होंने जो इंडिकेट किया है, कहा है कि जो बैगनी रंग का गुब्बारा है, किसका, बैगनी रंग का गुब्बारा और ग्रे रंग के गुब्बारे की संख्या का जो अनुपात हम बनाएंगे, आपसे ये बोला है, ध्यान से समझिएगा, है ना, ग्रे रंग के गुब्बारे की कुल संख्या का 37.5% अधिक है। अगर आप थोड़ा बहुत परसेंटेज पढ़े हैं तो आपको पता होगा 37.5%। मैं यहां रफ वर्क करता हूं बेटा, 37.5% का भिन्नात्मक मान होता है 3/8। कितना होता है, 3/8। मतलब ग्रे रंग की संख्या अगर 8 होगी तो बैगनी रंग की जो संख्या, अगर इसकी संख्या ग्रे की 8 होगी तो बैगनी की उससे 3 ज्यादा होगी। कितनी संख्या होगी, 11। तो बैगनी रंग की संख्या अगर 11 होगी तो ग्रे रंग की संख्या 8 होगी, या ग्रे रंग की संख्या 8 होगी तो बैगनी रंग की 11 होगी, क्योंकि 37.5% अधिक है। तो आपने ये दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, अधिक है। और निर्मित हरे से ग्रे रंग के गुब्बारे की कुल संख्या का अनुपात 9:8 है। हरे और ग्रे की रेशियो 9:8 दिया है। किसका भाई, हरे और ग्रे की रेशियो 9:8। तो इनकी जो रेशियो बनेगी मेरे भाई मेरे लाल, बैगनी और हरे, बैगनी और सॉरी हरे ना पा ले लीजिए, बैगनी हरे लीजिए, बैगनी हरे और ग्रे। अब देखिए ग्रे दोनों जगह 8 है, तो आप डायरेक्ट रेशियो बना सकते हैं 11:। देखिए बैगनी 11 है, हरा 9 है, तो हरे की बात 9 करेंगे और ग्रे 8 है। क्योंकि देखिए यहां पे ग्रे है, तो दोनों जगह की जो वैल्यू हो रही है 8 ही हो रही है। कोई यहां पे कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारों की कुल संख्या निर्मित हरे रंग के गुब्बारों की कुल संख्या से 40 अधिक है। अब देखिए जितने भी गुब्बारे बनाए गए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारे की संख्या
कुल संख्या निर्मित हरे रंग के गुब्बारे की कुल संख्या से 40 अधिक है। बैगनी रंग का जो गुब्बारा है ना, हरे रंग से 40 अधिक है। बैगनी रंग का जो गुब्बारा है हरे रंग से 40 अधिक है। यहां मैं देख पा रहा हूं कि 2 अधिक है। बैगनी रंग का गुब्बारा हरे रंग से 2 अधिक है, तो बेटा बना क्या, आपने लिखा 2 यूनिट बराबर 40, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20। 1 यूनिट बराबर 20, मतलब यहां पे जो बैगनी रंग के गुब्बारे की संख्या होगी, बैगनी रंग के जो गुब्बारे की संख्या होगी 11 दूनी का 22, इसकी वैल्यू 222 होगी। इसकी वैल्यू 9 दूनी 18, 180, और इसकी 8 दूनी 16, 160। देखिए ये 220 है, ये 180 है, और ये 160 है कि नहीं। ये 220 है, ये 180 है, 160 है। बेटा ये 40 अधिक है, ये कितना अधिक है, 40 अधिक है। तो आप इस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं 40 अधिक बना के। ये भी डाटा आपका कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा क्वेश्चन ग्राफिकल वाला है, तो ग्राफिकल वाले में मेहनत ज्यादा होती है। अच्छा भाई आगे चलते हैं, मंगलवार की ही बात है, आगे चलते हैं, बुधवार में चलते हैं। बुधवार, निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारे की कुल संख्या निर्मित हरे रंग के गुब्बारे की कुल संख्या का 5/11वां भाग है। आइए हम बुधवार की बात करते हैं। अब इस स्लाइड पे हम चीजें नहीं कर पाएंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं, हम बुधवार की तरफ बढ़ते हैं। बुधवार की बात अगर हमसे कही गई, बुधवार, बुधवार को क्या सिचुएशन बनेगी मेरे लाल, आइए बुधवार, बुधवार का स्टेटमेंट इन्होंने ये दिया है कि हम अगर ध्यान से पढ़ें तो हमसे कहा है कि बैगनी रंग के गुब्बारे की संख्या है ना, हरे रंग के गुब्बारे की कुल संख्या का 5/11 है। मतलब इनकी जो रेशियो होगी बैगनी और हरे की, किसकी मेरे भाई, बैगनी अनुपाते ग्रीन हरे, तो इनकी रेशियो 5/11 बनेगी। 5/11 का पैटर्न इन्होंने दिया हुआ है। आगे की लाइन पढ़ता हूं, देखिए, तथा निर्मित, अगली पॉइंट, तथा निर्मित बैगनी और ग्रे रंग के गुब्बारे की कुल संख्या क्रमशः 150 और 240 है। बैगनी और ग्रे, बैगनी और ग्रे, बैगनी और ग्रे 150 240। इन्होंने बोला है कि बैगनी, बैगनी और ग्रे, तो मैं देखा हूं ये शायद 150 बोल रहे हैं और ये 240 बोल रहे हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं मैंने सही लिखा है। देखिए इन्होंने जो कहा है कि ग्रे रंग के गुब्बारे 240 और बैगनी रंग के 150, तो अब आप यहां से स्टेटमेंट लेंगे तो देखिए बैगनी की वैल्यू 150 है, तो आप कह सकते हैं कि 5 बराबर 150, तो बेटा 1 बराबर कितना हो जाएगा 150/5, ये वैल्यू 30। मतलब यहां पे हम देखें तो हमारे पास क्या है, बैगनी है ना, हरा है, और क्या है, ग्रे है। तो बैगनी की जो संख्या बनी, बैगनी की संख्या इन्होंने 150 दिया है, ठीक है। हरे भाई 11 तिहाई 33 हो जाएगा, 33 मतलब 330 होता ही है, आप जानते हैं 11 तिहाई 33 330, और ये 240 दिया ही है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुई। मतलब सभी गुब्बारों की संख्या डे वाइज, पैटर्न वाइज आपने निकाल लिया। अब आइए एक एक क्वेश्चंस में बढ़ते हैं, क्योंकि यही सब कुछ था, यहीं पे सब कुछ था, लगभग चीजें आपने कर ली है। अब धड़ाधड़ क्वेश्चन करना है बिना टाइम वेस्ट किए। आइए देखते हैं, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को एक साथ निर्मित, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को एक साथ निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारे की अनुमानित औसत। भाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन तीनों दिन आपने ग्रे रंग के कितने गुब्बारे बनाए और उनका एवरेज निकालना है। देखे आया, आइए मंडे में आते हैं। मंडे को आपने ग्रे रंग के कितने गुब्बारे बनाए हैं, मंडे को आपने ग्रे रंग के 100 गुब्बारे बनाए हैं। उसी तरह से ट्यूसडे को आपने ग्रे रंग का कितना गुब्बारा बनाया है, 160, 160 बनाया है। यहां पे देखा आपने 100 बनाया, यहां पे जो वैल्यू है 100 और 160, 2 दिन आपके पास हुआ है ना। यहां पे जो वैल्यू है 100 है, यहां पे 160 है। उसी तरह से वेडनेसडे को आपने ग्रे रंग के कितने गुब्बारे बनाए हैं, तो 240, इसकी वैल्यू जो दी गई है 240। बेटा एवरेज पूछा है, तो एवरेज के लिए इन तीनों को आपस में जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए। तो बताइए, तो 100
है ना, 40 इसके पास, 200 200 400 1 500, ये वैल्यू बनेगी 500/3। 500/3, आप 500/3 को लेके चलेंगे तो आप क्या कहेंगे, अनुमानित संख्या। अच्छा भाग दीजिए, 16 तिया 48 होता है बेटा, यहां से क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा 20, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 36 18 166.666 करके आएगा, मतलब इसका नियर अबाउट आंसर हो जाएगा 167। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अनुमानित संख्या की बात हुई है, 166 नहीं है तो लगभग 167, क्योंकि पूरा तो कटेगा नहीं, तो यहां पे अनुमानित दे दिया, तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे 167। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि गुरुवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या बुधवार की संख्या से 25% कम है, गुरुवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या बुधवार, तो सबसे पहले पता करिए कि बुधवार को कितने गुब्बारे बने। बुधवार को कितने गुब्बारे बने, तो हमने अगर स्लाइड यूज किया, अब देखिए बुधवार को टोटल कितने गुब्बारे बने हैं, तो आपने इनको जोड़ा तो पता चला कि बुधवार को कितने गुब्बारे बने हैं। तो मैं देख रहा हूं 200 300 500 और एक 600, 650 30 80, 680 और 40 जोड़ दिया 720, जोड़ के खुद देख लीजिएगा, ये वैल्यू आपके पास 720 आएगी। 0 आएगी, 4 3 7 5 12 आएगी, 1 आया, 3 2 5 6 1 7, ये वैल्यू 720 पे आ गई। तो बुधवार को जो गुब्बारे बनाए गए हैं उनकी संख्या 720 है। बुधवार को टोटल 720 गुब्बारे बनाए जा रहे हैं। बुधवार को टोटल 720 गुब्बारे आपके पास बन के तैयार हो रहे हैं। आपने 720 गुब्बारे बना लिया, तो गुरुवार को जो संख्या है इससे 25% कम है। 25% कम है, इसका मतलब 75%, और 75% का मान कितना होता है, 3/4। तो 4 से काटेंगे, 18 3 54, 18 चौका 72, 180, 18 3 54 540। गुरुवार को जो गुब्बारा बनेगा वह टोटल 540 बनेगा। आगे कहता है गुरुवार को निर्मित कुल बैगनी, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारे की संख्या का अनुपात दिया है 4 3 7 2 9, मतलब 4:3:2। तो गुरुवार को निर्मित कुल बैगनी रंग के गुब्बारे की संख्या, तो बेटा बैगनी रंग के गुब्बारे, बैगनी रंग का जो गुब्बारा होगा उसकी संख्या क्या होगी। तो आइए अनुपात में देखिए क्या बोला है आपसे, निर्मित बैगनी हरे ग्रे, उसका अनुपात बैगनी का कितना है, 4 है। कितना है मेरे लाल, 4 है। बैगनी का 4 है, दूसरे स्थान पे हरे है 3 है और ग्रे 2 है। तो कुछ मत करिए, ये जो 540 आया है लिखिए सीधे 540 इंटू 4 बटे सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियोस है ना, जोड़। तो 4 3 7 2 9, इसका जोड़ जो बनाएंगे 4 3 7 2 9 बनाएंगे। 9 से काटिए, 9 छके 54, बेटा ये 60 हुआ, 6 चौका 24, ये वैल्यू कितनी बन गई मेरे लाल, 240। ये वैल्यू कितनी बन गई, 240। तो जो ऑप्शन आपके पास मैनेज है मेरे भाई, उस ऑप्शन पे आइए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी ही आपका इस प्रश्न का राइट और जेन्युइन आंसर होगा, आपको इसे बदलने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए कितना कारगर है, जो आपने पढ़ा, पहले स्टेटमेंट लिया उसी से डाटा पूरा कलेक्ट है। बुधवार को निर्मित हरे रंग के गुब्बारे की कुल संख्या का सोमवार को निर्मित बैगनी रंग के गुब्बारे की कुल संख्या से अनुपात। तो बेटा बुधवार, आपसे स्टेटमेंट दिया है बुधवार, बुधवार को किस कलर की बात हो रही है, हरे, ठीक है। अनुपाते क्या बात कर रहा है, सोमवार को निर्मित, सोमवार को कौन सा, सोमवार को बैगनी, सोमवार को किसकी बात किया है स्टेटमेंट में, बैगनी, सोमवार को बैगनी। आइए बुधवार को हरे रंग का गुब्बारा देखते हैं। बुधवार को हरे रंग का गुब्बारा कितना है, 330। बुधवार को हरे रंग का गुब्बारा कितना है, 330। आपने कहा सर इसको 330 लिख देते हैं। बुधवार को 330 हरे रंग का गुब्बारा है। सोमवार को बैगनी, आइए सोमवार को बैगनी पे चलते हैं। सोमवार को बैगनी गुब्बारा कितना है, ये ध्यान दीजिए। सोमवार को यहां पे देखिए, सोमवार को बैगनी गुब्बारा की संख्या हमने दिखाई है 150। कितनी दिखाई है मेरे लाल, 150। तो आप यहां पे 150 लिख लीजिए। कितना लिख लीजिए, 150। यही रेशियो बना है, यही रेशियो बना है। 0 से 0 कट गया। अब ये बताइए 3 से काटेंगे 33:15, ये सिंप्लीफाई हो सकता है। 3 से कटने पर 11 बन जाएगा,
3 से कटने पे 5, इनकी रेशो जो बनेगी 11:5 बनेगी। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ये ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चलेंगे, इनकी रेशो आप बना सकते हैं 11:5। इस प्रश्न का राइट और जेन्युइन आंसर होगा, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगलवार को निर्मित कुल गुब्बारों की संख्या और सोमवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या। तो देखिए मंगलवार को, ट्यूसडे को कितने टोटल गुब्बारे बने, ठीक है, और मंडे को, है ना, ग्रे रंग के कितने गुब्बारे बने, ग्रे रंग के कितने गुब्बारे बने, इनके बीच अंतर निकालना है। तो चला जाए कि मंगलवार को टोटल गुब्बारों की संख्या, मंगलवार को कुल कितने गुब्बारे बने। तो आइए मंगलवार को सभी गुब्बारों की संख्या देखते हैं। तो मंगलवार को सभी गुब्बारा 220 में 180 जुड़ेगा 400, 400 और 160 560 जोड़िए, 220 में 180 जुड़ेगा 400 और 160, ये 560 हुआ। इसकी जो वैल्यू आपने देखा, इसकी जो वैल्यू हुई मंगलवार को टोटल 560 गुब्बारे बने। चलिए अगला बना है सोमवार को निर्मित ग्रे रंग के गुब्बारे। आइए सोमवार को ग्रे रंग का गुब्बारा देखते हैं। तो सोमवार को ग्रे रंग का जो गुब्बारा है वह 100 है, क्योंकि बैगनी, देखिए यहां पे पैटर्न है बैगनी हरे ग्रे, तो इसकी वैल्यू बेटा 100 है। कितने गुब्बारे बने हैं, 100 गुब्बारा बना है। कितना गुब्बारा बना है मेरा, 100। दोनों को घटा दीजिए, वैल्यू आ जाएगी 460। एक ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आप इस पैटर्न को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, बना सकते हैं, आपको ज्यादा समस्या नहीं हुई। ठीक है मेरे भाई, आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पैटर्न में है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बुधवार को निर्मित, प्रश्न में है बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारे की संख्या सोमवार को निर्मित कुल हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का कितना परसेंट अधिक है। तो पता करिए कि वेडनेसडे को ग्रे रंग के टोटल कितने गुब्बारे बने, वेडनेसडे को ग्रे रंग के कितने गुब्बारे बने, बुधवार को ग्रे रंग के कुल कितने गुब्बारे बने। तो बुधवार को ग्रे रंग के टोटल 240 गुब्बारे बने हैं। कितने गुब्बारे बने हैं भाई, 240। आपने लिखा कि बुधवार को ग्रे रंग के बनने वाले गुब्बारे हैं 240। फिर बोला है मंडे को दो कलर की बात हुई है, हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या, हरे प्लस ग्रे, इन टोटल गुब्बारों का, दोनों गुब्बारों की संख्या। तो मंडे को ग्रीन और ग्रे की बात करते हैं। आइए मंडे में पहुंचते हैं, मंडे को ग्रीन और ग्रे की बात करते हैं। तो मंडे को ग्रीन और ग्रे, ये है ग्रीन और ग्रे, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 300 होगा। 200 और 100 कितना हुआ, 300। आप पूरा चार्ट देख सकते हैं, जो चार्ट आपका बनाया है 200 और 100 कितना बन गया आपके पास, 300। तो आपने कहा कि चलिए सर ये बना लेते हैं 300। देखिए बोला है कि बुधवार को निर्मित कुल ग्रे रंग के गुब्बारे कितने, 240। सोमवार को निर्मित कुल हरे और ग्रे रंग के गुब्बारों की संख्या का कितना परसेंट है, मतलब ये 240 300 का कितना परसेंट है। आपने कहा कि सर समस्या क्या है, 240 300 का कितना परसेंट है। आसानी से डेवलप कर दीजिए, 10 से 10 10 से 10, है ना। आपने अपने हिसाब से देखा, 8 3 का 24, जो आंसर आया ऑप्शन नंबर सी के साथ आया 80%। ये वैल्यू कितनी बन गई, 80%। आसानी से निकाल दिया। या 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा, 1 0 से 1 0 रेशियो बना दीजिएगा, 24:30 बना। 3 से काटना चाहेंगे तो 8:10 बना। तो 8 10 का कितना परसेंट है, डायरेक्ट आप कह सकते हैं सर 80%। तो आप लॉजिकल चीजों को बना सकते हैं। तो इतना पैटर्न है, मैं इतनी चीजें आपको लेके चलेंगी तो क्वेश्चन बनेगा। तो ऐसे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को पहले आपसे मैं यही सुझाव दूंगा कि एक डाटा बना लीजिए। जब तक डाटा नहीं बनाएंगे, क्योंकि डाटा ही सब कुछ है क्वेश्चन का, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन होता है। स्टेटमेंट वाले में ये चीजें चलता है, पैराग्राफ वाले में, फिगर वाले में तो चीजें आप मैनेज कर लेते हैं, लेकिन पैराग्राफ वाले में बड़ी समस्या जो होती है वो इसी की होती है कि हमें एक जगह डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, और जब तक आपका डाटा नहीं कलेक्ट होगा आप उस समस्या में बने रहेंगे। तो उस समस्या का निदान यही है कि सबसे पहले आप डाटा को एक जगह कलेक्ट करिए। ठीक है भाई, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपके पास ये फिगर वाला क्वेश्चन है,
और ये ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है इसी पे डिपेंड करके क्वेश्चंस आपको बनाए गए हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत की एक एक चीजों को समझते हैं। क्या है, ध्यान दीजिए। दिया है, ग्राफ पढ़ते हैं। दिया है, निम्नलिखित ग्राफ विभिन्न वर्षों के दौरान मिलियन टन में सीमेंट का उत्पादन दर्शाता है। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दें। अब देखिए, ईयर दिया है हमको 2009 से लेकर 2020 तक जो ग्रुपिंग दी गई है। मैं फिर एक ग्राफ तैयार करूंगा 2009 से लेकर 2020 तक। देखिए, जो स्टेटमेंट है आपके पास जो बना है ऐसे बना है 2009-10, है ना। एक बार मैं और चेक कर लेता हूं। चलिए बेटा, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और लास्ट है 19-2020। ये साल। अगला पॉइंट जो होगा वह उत्पादन का होगा। चलिए आइए, ये समझ लीजिएगा, यहां पे उत्पादन है। चलिए आइए समझते हैं। ग्रुप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए लॉजिक को बेटा समझते हैं। अब इन्होंने कहा कि उत्पादन। अब देखिए, ये जो है ईयर है और ये उत्पादन को बताया है। ये ग्रुपिंग्स होगी है। उत्पादन जो है, सीमेंट का उत्पादन मिलियन टन में, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन मिलियन टन। तो 2009-10 में जो है 42 का हुआ है। इसमें कितने का हुआ है बेटा? 42 का। यहाँ पे जो उत्पादन है 42 है। मैं एक एक पॉइंट को लिख दे रहा हूं क्योंकि बिना लिखे आप चीजों को नहीं समझ पाए। पढ़ाना है तो हमें लिखना पड़ेगा। 42 है, यहाँ पे 44 है, उसके बाद 58। यहाँ पे जो ग्रुप है 44, 58, यहाँ पे 44 है, अगले साल 58 है। अच्छा, 44, 58, 55, 90, 98, 55, 90, 98। यहाँ पे यार 55 है, 90 है, 98 है ना। चलिए मैंने देख लिया 55, 90, 98, 60, 55, 80। अगला है 60, 55, 80। ठीक है। अब देखिए 60, 55, 80, 90, 80। अगला पॉइंट है जो है 90, 80। ये उत्पादन हुआ है। प्रतिवर्ष उत्पादन का चार्ट मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है। आइए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? किस वर्ष में उत्पादन सबसे अधिक गिरा? किस वर्ष में उत्पादन सबसे अधिक गिरा मतलब कम हुआ? द प्रोडक्शन फेल्स डाउन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इन द ईयर। किस साल उत्पादन में सबसे ज्यादा गिरावट हुई? आइए अब देखिए चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है आपको खुद दिख रहा होगा। ये बताइए सबसे ज्यादा कमी कब हुई है? सबसे ज्यादा कमी तो आप यहां देख रहे हैं कमी कितने की हुई है? तो 42 से 44 कमी पूछा है, वृद्धि नहीं। तो 42 से 44 वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि हो रही है। यहां भी वृद्धि हो रही है। यहां 58 से 55 मतलब यहां पे 3 की कमी हुई, यहां पे 3 की कमी। 55 से 90 बेटा वृद्धि है, 90 से 98 वृद्धि है, 98 से 60, 98 से 60 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहां भी आपकी 38 की कमी हो जा रही है, 38 की कमी हो रही है। यहां भी गिरावट हो रहा है। यहां बेटा 60 से 55 5 की कमी हो रही है, अभी सबसे ज्यादा दिख रहा है। 55 से 80 वृद्धि, 80 से 90 वृद्धि, 90 से। तो मुझे आप देखिए 14 से 15 में जो उत्पादन हुआ है 98 हुआ है। देखिए आप ग्रुपिंग समझिएगा, पहले साल का है, दूसरे का है, तीसरे का है, चौथे का है, पांचवें का है। देखिए 14-15 में उत्पादन 98 मीट्रिक टन था और 15-16 में उत्पादन 60 मीट्रिक टन। तो 15-16 में क्या हुई है? गिरावट सबसे ज्यादा हुई है, 38 मीट्रिक टन की हुई है, 38 मीट्रिक टन की हुई है। तो देखिए आपके पास आंसर है, देखिए आपका जो राइट आंसर होगा 15-16, 15-16 में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। तो यहां पे आंसर किस पे जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे और आप क्या कहेंगे कि 2015-16 में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट यही होगी कि सबसे पहले आप चार्ट बनाइए। अगर आपका चार्ट अच्छे से बन गया तो आप क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन में अधिकतम वृद्धि हुई है। मतलब पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष अधिकतम वृद्धि हुई है। फिर मैं चार्ट की तरफ चलूंगा। वृद्धि, अब जो गिरावट वाला है उसको गायब कर दीजिए। देखिए यहां पे क्या हुआ है, यहां पे देखिए, यहां पे मेरे लाल 2 की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब यहां देखिए 44 से 58 पे गए हैं, तो यहां 14 की वृद्धि हुई है। तो यहां 14 की वृद्धि हुई है। यहां गिरावट 55 से 90, 55 से 90 पे जाएंगे तो 5 जोड़ेंगे 60, यहां पे 35 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि? 35 की। 55 में 35 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। 55 और 5 कितना होता है? 60, 60 30 90। अच्छा भाई, यहां पे बेटा 8 की वृद्धि हुई है ना, 8 की वृद्धि हुई है। अच्छा भाई, यहां पे गिरावट हुई है 55 से 80, 55 से 80 आप क्या देख पा रहे हैं? तो यहां पे 25 की वृद्धि हुई है। और मुझे लग रहा है तो 2 जगह है, हम 2 जगह हैं। 12-13 में उत्पादन 55 मीट्रिक टन था, 13-14 में उत्पादन 90, 35 की वृद्धि। तो अधिकतम वृद्धि कब हुई है? 13-14 में। तो 13-14 में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है। तो यहां पे भी ऑप्शन आप मारेंगे 13-14, है ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या बन गया मेरे लाल? ऑप्शन नंबर ए 2013-14 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। देखिए चार्ट आपके पास है तो खेल तुरंत हो जाएगा, चार्ट पे ही सभी आंसर मैनेज है। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन क्या था? प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन, चलिए प्रथम 3 वर्ष 42 44 58, 42 44 58 का और 42 44 58। चलिए भाई यहां पे क्या लेंगे आप? 42 44 58, 58। एवरेज निकाल दीजिए मेरे लाल, एवरेज जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए, जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए। चलिए तो 40 40 80, 80 और 50 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 130, 130 10 140, 140 और 4 144। आप जोड़ के देखिएगा, मैंने 40 40 80 और 50 लिया, 8 5 13 130, 8 2 10, 130 और 10 कितना हुआ? 140 और 4 पैटर्न में 144। चलिए 4 से काटिए, 4 से 3 से काटिए, 3 चौके 3 चौके 12, यहां से बेटा कितना मिलेगा? 2 24 48, 48 मीट्रिक टन। तो देखिए एक आंसर आपका लल्ला इंतजार कर रहा है कि नहीं मेरे भाई? एक ऑप्शन आपका इंतजार कर रहा है, तो पैटर्न आपका सही है, तो कोई भी गद्दारी नहीं करेगा, पैटर्न रहेगा तो एकदम इजी वे में आप अपने आंसर को टैकल कर सकते हैं। आइए, मैं ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कहूंगा कि आप एक चार्ट बनाइए। और सबसे बड़ी बात, यूपी पेट का आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन आ चुकी है, और डीआई में मैं मैथ्स में पूरा 25 का 25 आप कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी, बस पैटर्न आपका सही होना चाहिए। आइए, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष में हुआ था? ये भी चार्ट से है भाई। सीमेंट का उत्पादन अधिकतम किस वर्ष में हुआ था? तो ये देखिए सबसे अधिक उत्पादन, चार्ट उठा के देखिए, सबसे अधिक उत्पादन कब हुआ है? 98, मतलब 14-15 में। 14-15 जो है वह सबसे अधिक उत्पादन की बात करता है। 14-15 में जो आपके पास उत्पादन हुआ है वह सबसे ज्यादा हुआ है, 98। ऑप्शन नंबर बी कितना बना बेटा? 2014-15 में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ 98 मीट्रिक टन, 98 मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर बी बन गया। तो आप ऐसे ही पैटर्न को पकड़ के सॉल्व कर सकते हैं। 2011-12 के दौरान उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि, 11-12 में, है ना, मतलब 11-12 में, 2011-12 में कितना उत्पादन, कितने परसेंट की वृद्धि हुई? इसके लिए मुझे क्या जानना पड़ेगा? मुझे 10-11 का चेक करना पड़ेगा, 10-11 और 11-12 की तुलना करनी पड़ेगी। आइए चलते हैं चार्ट की तरफ। 10-11 में कितना है बेटा? 44, 11-12 में 58, यही तो है। 44 से 58 पे आ रहे हैं, 44 से कितने पे आ रहे हैं? 58 पे। आप चेक करिए 44 से 58 पे जा रहे हैं, यहां 44 हुआ है, यहां 58। इस बंदे ने बोला है कि पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि। ये बताइए कितना बढ़ रहे हैं आप? 14। कितना बढ़ रहा है? 14 की वृद्धि हो रही है। 58 में से 44 घटाइए, 14 बढ़ रहा है कि नहीं? 14 बढ़ रहा है। तो प्रतिशत में बदलिए मेरे लाल, 14/44 इंटू 100, इंटू 100। काटने का मन होगा, चलिए काटते हैं।
अगर इसको आपने 2 से काटा, इसे 2 से काटा 7, इसे 2 से काटा 22, ये बना सकते हैं। अच्छा, इसको 2 से काट के 50 बना दीजिए, इसको 2 से काट के 11, 7 5 35, 350/11%। अब ऑप्शन को टेकल करना है कि हमारा ऑप्शन क्या होगा। चलिए ऑप्शन बनाइए। 11 से काटेंगे, 11 तिहाई 33, यहां से कितना मिल गया 2, 20, 11 कम 11, 31 दशमलव कुछ करके आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप कर सकते हैं। 11 तिहाई 33, 20 मिल गया, 20 मिल गया। तो अगर वहां पे 22 मिला होता तो आंसर बन जाता है 11 दूनी का 32, लगभग 32%। और लगभग 32% वाला एक ही ऑप्शन है 31.8, तो उसे सीधे टिक करिए 31.8%। क्योंकि 11 33 20 मिला, 11 कम 11, ऊपर से कितना आया 9 आया, मतलब अगर डेसिमल लगा देंगे तो 90, 11 8 88, मतलब 31.8%, लगभग 32%। तो लगभग 32% वाला ऑप्शन नंबर ए है जो आप आंसर बना सकते हैं। तो क्लियर हो चुका। दोनों भी बहुत ही बेहतरीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था और अच्छे प्रश्न ये माने जाते हैं, है ना। क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी समय इधर उधर किया तो आपके ये क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के पैटर्न पे क्वेश्चंस बने हैं। नीचे दिया गया ग्राफ 2013 से 2019 के बीच एक खास चीज एक्स के करोड़ रुपए के इंपोर्ट को दिखाता है। करोड़ रुपए के इंपोर्ट को दिखाता है, ठीक है ना। चलिए, सवाल दिखाए गए फिगर पे आधारित है, इन सवालों के जवाब दे। देखिए मेरे लाल, आपको 2013 से 2019 तक का पैटर्न दिया है और जो अमाउंट है, जो अमाउंट की बात कर रहा है, फिर वही कहानी मैं कहूंगा। आपके पास क्या पैटर्न बना है 13 14, है ना। क्या बना है 14 15, फिर क्या बना है 15 16, क्या बना है 16 17, 17 18 और लास्ट है 18 19। ये इतने साल की बात करता है जो डाटा है आपके पास। अच्छा भाई, 13 14 में कितना है 700 करोड़, कितना 700 करोड़। अच्छा भाई, यहां कितना है 900 करोड़, यहां कितना है 1200 करोड़, यहां भी कितना है 1200 करोड़, यहां कितना है 1300 करोड़ और यहां कितना है 2000 करोड़। सुनने में बड़ी अच्छा लगता है ना। इतनी चीजें हम लोग को देखा भी नहीं होगा जीवन में, ना कभी शायद देख पाए। है, शाहरुख खान के पास है, अमिताभ बच्चन के पास है। हाँ? हम लोग को दे दिया जाए 2-4 करोड़ तो दिन भर, पहले 2-4 करोड़ दे दिया जाए तो गिनने की तो बात छोड़ो, हम लोग पागल हो जाएंगे। मतलब पहले विश्वास ही नहीं होगा कि उतना अमाउंट हमारे पास है। हाँ? मेरे साथ तो ये हो सकता है आप लोगों के पास आ जाए तो आप लोग डिस्टर्ब ना हो, लेकिन मेरे पास अगर 200-400 करोड़ आ जाएगा एक दिन में तो मैं पागल हो जाऊंगा 24 घंटे के लिए। सब दिमाग काम ही नहीं करेगी कहाँ खर्च किया जाए। है? बोलने में कितना अच्छा लगता है क्यों भाई, चलो बोल के ही इमेजिन किया जाए, कल्पना किया जाए। यार मुझे तो 10 करोड़ मिल जाएगा ना तो मैं चुपचाप जाके हिमालय के आराम से काम धंधे छोड़ के एक अलग ही जिंदगी जी जा सकती है, नहीं जिया जा सकता। एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए 3-4 करोड़ पर्याप्त होता है, उतना में आदमी। अब ये नहीं कि भाई हमको डिफेंडर चाहिए, क्या होगा डिफेंडर लेके यार। हाँ, अगर कोई 4 व्हीलर है, डिजायर और ब्रेजा रखे, वही वही काम करेगी जो डिफेंडर काम करेगी, तो उतना पर्याप्त है। हाँ, आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। 2014-15 से 2015-16 तक एक्स के आयत में प्रतिशत वृद्धि, आयात में प्रतिशत वृद्धि की बात इन्होंने कहा है। चलिए वही बात हमसे हो रही है कि क्या वृद्धि हुई है, कब 2014-15 से। देखिए 2014-15 में जो इंपोर्ट है और 2015-16 में जो इंपोर्ट है ना। इंपोर्ट का मतलब आप जानते होंगे आयात होता है, एक्सपोर्ट का मतलब जो होता है निर्यात होता है। तो देखिए 14-15 में क्या आयात है, आपने देखा 14-15 में जो आयात है वो 900 करोड़ की बात है या 1200 करोड़, 900 करोड़ और 1200 करोड़। यहाँ पे 900 करोड़ है, यहाँ पे 1200 करोड़ है। बोला है कि आयात में प्रतिशत वृद्धि, तो बेटा रेशियो बना लो, इसकी रेशियो बना लो। रेशियो से जल्दी हो जाएगा, 00 से 00, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 4, तो बेटा यहाँ पे 3 यूनिट, यहाँ पे 4 यूनिट, कितने की वृद्धि
1 यूनिट की। आंसर बनेगा 1/3 और 1/3 की प्रतिशत वैल्यू सभी को पता है, ये 33 सही 1/3 होती है। अगर कहीं पे 33 सही 1/3 लिखा होता है तो उसको हम लोग 1/3 समझते हैं, या 1/3 कहीं लिखा हो, अगर 1/3 को प्रतिशत में बदलोगे तो 33.33 होगा, या 33 सही 1/3, इसको आप 33.33% के रूप में देख सकते हो। मतलब ऑप्शन नंबर बी के सहारे जाओगे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट और जेन्युइन आंसर बनेगा। तो इसे आसानी से बना सकते हो। मैं आशा करूंगा कि बातें एकदम क्लियर हो रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे लाल, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी वर्षों में x के आयात में, बोला है सभी वर्षों में x के आयात में वर्ष दर वर्ष वृद्धि का औसत करोड़ में है। अब देखिए सभी वर्षों में एवरेज ऑफ द इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ x ईयर बाय ईयर फॉर ऑल द ईयर इन द करोड़। सभी वर्षों में x के आयात में वर्ष दर वर्ष वृद्धि का औसत करोड़ में ज्ञात कर रहे हैं। आइए चार्ट उठाते हैं। ये देखिए इन्होंने प्रश्न जो बनाया है एकदम फिगर से कलेक्ट करके बनाया है। आप देखे होंगे कि रेगुलर वृद्धि ही हुई है, रेगुलर वृद्धि हुई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है, आप देखिए यहाँ पे 200 की वृद्धि हुई है, कितने की 200 की। यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है 300 की। यहाँ पे 0 की वृद्धि हुई है। यहाँ पे कितने की 100 की वृद्धि हुई है। और यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है 700 की। देखिए यहां पे वृद्धि कितने की 200 की, यहां पे वृद्धि कितने की 300 की, यहां पे 0, यहां पे 100, यहां पे 700। इनको जोड़ के एवरेज निकालिए तो 700 300 1000 1000 और 300, 1000 और 300 कितना हो जाएगा 1300। तो एवरेज की बात इन्होंने कहा है, तो हमने यहां पे एवरेज को ही टारगेट किया, एवरेज की बात इन्होंने किया है। तो मैंने जो एवरेज निकाला वो मेरे पास 1300 आ रहा है। मैं फिर से डाटा ले रहा हूं और मेरे पास डाटा जो है कितना है 200 300 बेटा है 200 प्लस 300। अगला जो ग्रुप है मेरे पास 0 100 700, 0 100 और 700 बटे। अब ईयर देखिए कितने साल की बात हो रही है, तो देखिए साल की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 जो ईयर बने हैं, देखिए 2013 से 2019 6 साल की बात है। तो आप इसमें किससे भाग दे देंगे 6 से। अच्छा ये बताइए जोड़ने पर कितना बना था 1300, जोड़ने पर कितना बना था 700 300 1000 और 100 200 300। तो मेरे लाल ये 1300 बन गया, 1300 बटे 6। तो ये तो क्लियर है कि 1300 में अगर 6 से भाग दोगे, अगर 1200 होता तो 1200 में 100 का 600 का भाग देते तो 200 आता। जो भी आंसर आएगा 200 से ज्यादा आएगा। अब 100/6 की बात हो रही है, 100/6 की बात हो रही है। तो अगर हम और भी चीजों को मैनेज करें तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन जो आएगा 6 दूनी का 12, भाई 6 दूनी का 12 होता है, यहां से 1 मिल गया 10 आ गया, तो 6 का में 6 हो जाएगा, 4 मिल गया 40, तो 6 6 का 36, 216 दशमलव कुछ करके आएगा। कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर किस में जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे। ऑप्शन नंबर किस में जाएंगे, डी में जाएंगे। यही इसका आंसर आएगा, 216 के आसपास आपके पास होगा। वैसे भी 16 छक्के 96 होता है, 216 सही कुछ करके आएगा। तो 216 दशमलव नियर अबाउट 216 बनेगा, या नियर अबाउट हम 217 भी कह सकते हैं। एक भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था, कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। अब आपको औसत निकालना पड़ेगा, इसका औसत निकालना पड़ेगा। अभी जो आपने निकाला है वृद्धि, देखिए पिछला क्वेश्चन जो समझिए वह क्या था, है ना, वर्ष दर वर्ष वृद्धि का औसत निकाला था। पहले साल पहले बार 200 की वृद्धि हुई, फिर 300 की वृद्धि हुई, फिर 0 की वृद्धि, फिर 100 की वृद्धि हुई, 700 की। ये वृद्धि का एवरेज था। वैसे देखा जाए कि टोटल एवरेज कितना हो सकता है, टोटल एवरेज की अगर ग्रुपिंग की बात किया जाए तो आइए एवरेज निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, इनका जोड़। तो मैं थोड़ा सा फिगर मेंटेन करता हूं, यहां पे कितना है 700 900। पहले आप एवरेज निकालिए, एवरेज आपके पास क्या बनेगा 700 प्लस 900 प्लस, चलिए 700 900 1200 1200 1200 1200 1300 प्लस 2000। साल की बात है ना, तो टोटल 6 साल है।
एवरेज मैंने बात की है। आइए ये बताइए, अगर आप जोड़ स्टार्ट करते हैं तो जोड़ करिए। 900 और 700 कितना हो जाएगा? 1600। 1600 और 2400, 12 12 24 होता है। 24 में अगर 6 जोड़ूंगा, 3 1 4, यहां तक का जोड़ 4000। 4000 2000 कितना हो जाएगा? 6000। 6000 में 1300 जोड़ दीजिए, 7300। इसकी वैल्यू जो बनेगी 7300। 7300 बटा 6, 7300 बटा 6, 6 से काटिए, 6 से काटिए तो आपके पास एक बार जाएगा, वहां से एक मिलेगा, दो आएगा, दो आएगा आपके पास। क्लियर हो रहा है? आप भाग दीजिए, 12 छक्के वैसे भी 72 होता है। अब बेटा कि 72 कट गया तो यहां से एक बचा, 10 आया, मतलब एक बार जाएगा। ऊपर से 4 आया, 4 मतलब कितना? 40। तो 4 मतलब 40, 6 6 का 36, तो 216 दशमलव कुछ करके आएगा। इसका एवरेज जो आएगा 216 दशमलव करके आएगा। मतलब 216 कर रहा हूं, 1216 के बाद आ रहा है। अब कर रहा है तो आपको ये देखना है कि कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत से अधिक था। तो ऐसे दो ही ग्रुपिंग है। देखिए 1216 के जितना नीचे है वो गायब हो जाएंगे, 1216 से जितने ऊपर है तो मात्र ये 2 साल ही है, अंत के 2 साल। एक जगह 1300 का आयात हुआ है, एक जगह 2000 का आयात हुआ है, तो इसका आंसर बनेगा 2 साल। 2 साल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? पैटर्न समझ में आ रहा है? तो बहुत ही अच्छे से आप इसे डील करिए, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि हमें इन चीजों को कैसे हैंडल करना है। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। उन वर्षों की संख्या का अंतर, उन वर्षों की संख्या का अंतर जिनमें x का आयात औसत आयात से कम है और जिनमें x का आयात औसत आयात से अधिक है। पिछले क्वेश्चन का ही डाटा लेना है। ये बताइए 6 साल है तो 2 साल औसत आयात से अधिक है और 4 साल औसत आयात से क्या है? कम है ना? तो देखिए भाई, औसत आयात से जो कम है उसकी वैल्यू 4 है और औसत आयात से जो है उसकी वर्षों की संख्या 2 है। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? दोनों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो 2 होगा, तो इसका भी आंसर होगा 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना? औसत से ज्यादा वाले 2 साल हैं और औसत से कम वाले 4 साल हैं, तो इन दोनों का 4 और 2 का डिफरेंस 2 मिला। बहुत आसानी से आपने हैंडल कर लिया। अगला क्वेश्चन, यदि सभी वर्षों में x के आयात की औसत की तुलना में, यदि सभी वर्षों के x के आयात की औसत की तुलना में, तो सभी वर्षों के x की आयात की औसत तुलना जो है वो 1216 है। कितनी है? 1216 है। तुलना में 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो 2018-19 में जो आपके पास चार्ट है उसकी अगर मैं बात करूं तो 18-19 में जो वैल्यू है वह कितनी है? 2000 है। हमारे हिसाब से एक बार फिर मैं चार्ट देख रहा हूं तो 18-19 में जो आयात का कंडीशन है उसकी वैल्यू कितनी है? 2000 है। यही है ना भाई? देखिए 2000। अब देखिए 2216 से कितना परसेंट अधिक है ये आपको दिखाना है। ठीक है, कितना अधिक है? तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो देखिए, वैसे तो अगर ये 1200 होता, ये 2000 होता तो 800 की वृद्धि होती, 800 की वृद्धि होती है, तो 800 में से 16 घट जाएगा, 784 आ जाएगा। ये वैल्यू बनेगी 784। आयात की तुलना में इतने के आयात में प्रतिशत वृद्धि, तो आपका आंसर होगा 784 बटे 1216 इंटू 100। देखिए मुझे अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो ये दोनों 8 से कटने वाले लग रहे हैं। अच्छा 8 से कटाते हैं। 8 9 72 होता है, 8 9 72, यहां से कितना मिल जाएगा? 6, 8 अठाई 64, 98। अच्छा इसको 8 से कटाता हूं, 8 का में 8, यहां से 4 मिला, 8 5 40, 1 मिला, 8 दूनी 16, तो ये 98 और 152 हुआ। अब फिर मैं देखूं 14 सत्ते 98 और ये 14 से तो नहीं कटेगा। अच्छा भाई छोटा कर लेता हूं, 4 से कटाऊं, 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो बेटा ये 49 मिल जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, यहां से 1 मिला तो ये 76 हो गया, है ना? 19 चौका 76, पैटर्न वाइज नहीं है। चलिए अच्छा भाई फिर 4 से कटाता हूं, 2 से काट दिया। अच्छा भाई अगर ये 49 होगा भाई, 1 मिनट, 48 लिखा हूं, ये 49 होगा,
49। तो ये बेटा 7 का मल्टीपल, ये ज्यादा से ज्यादा किसका मल्टीपल हो सकता है? 4 से तो नहीं कटेगा। अच्छा एक काम करिए और भी छोटा बना लीजिए, 19 चौका 76 होता है और इसको काटिए तो 25। देखिए 25 और 49 का गुणा, ये बताइए 25 और 50 का गुणा जो होता है 1250 होता है। तो 25 और 49 का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का, ये मेरे लाल 1225 बन जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी है? 19। आप भाग दे दीजिए, 19 छक्के 114, 19 छक्के कितना हो जाएगा? 114 हो गया। पैटर्न वाइज आपके पास मिल रहा है। चलिए चलते हैं 114 पे। ऊपर से बचा कितना? 6 2 8, 85। तो 19 चौका 76 होता है, 19 पचे 95 होता है। तो 64 दशमलव कुछ करके आंसर है। तो देखिए कोई ऑप्शन में 64 दशमलव है क्या? पूरी की तरफ मत जाइए, एक ऑप्शन आपके पास है 64.38, तो उसको बना के आगे बढ़ जाइए। 64.38%, क्योंकि पूरा भाग देके अपना सरदर्द कौन पालेगा? क्योंकि आंसर ये क्लियर है कि 64 दशमलव ही आएगा, 64 के अलावा आंसर आपके पास है नहीं, 63 जा नहीं रहा है, क्योंकि 19 चौका 76 होता है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इतना ध्यान रखिएगा। ये पैटर्न आपके पास हो गया। आशा करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी, है ना? तो बड़ा ही देखिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या कोई डाटा हो तो तुरंत डाटा को कलेक्ट कर दीजिए। डाटा कलेक्ट करते ही ना देख रहे होंगे कि 90% क्वेश्चन की ग्रुपिंग सेट हो जा रही है। आपको ज्यादा समस्या नहीं हो रही होगी अगर डाटा के ग्रुप से आप आ रहे हैं तो। आइए नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं, अगले ग्राफ पे चलते हैं, मजा आएगा यार बहुत ही शानदार तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं। तालिका का अध्ययन करें, तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्या है तालिका? इन द फॉलोइंग टेबल 4 पर्सन A, B, C and D आर सेलिंग आइटम्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। अलग अलग दिनों की संख्या को रिप्रेजेंट किया गया है। क्या मेरे भाई? ध्यान से समझिएगा। मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 4 दिन की डाटा आपको दी गई है। सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार। नीचे दी गई टेबल में 4 लोग हैं, ए बी सी डी, अलग अलग नाम है। इन्होंने ए बी सी डी रखा है, आप नाम रख सकते हैं कोई अलग अलग नाम, जैसे गांव में नाम चलता है मंगरू, झगरू, हाँ ऐसे नाम आप रख सकते हैं अपने पैटर्न से। अब इनको लगता है अच्छा तो ए बी सी डी, क्योंकि किसी को बुरा ना लगे, गांव में तो अलग अलग नाम है। हाँ मेरे यहाँ तो एक से एक नाम है, मेरे गांव में कई लोगों का एक नाम है। बंदा आया, बैंक पीओ है बंदा, जब गांव पे आया तो उस बंदे का नाम जो है, मैं अभी आपको कहूं तो हंसोगे। उसके बैंक से कुछ काम था, लोग वहां पे आए और ढूंढ रहे थे कृपा शंकर कौन है, तो कृपा शंकर कोई मिल ही नहीं रहा था। तो बंदा कहा जो बैंक से आया था, यार वो बैंक में मैनेजर है। तो कहा गुदरी, तो गांव की अलग एक कहानी है। अब गुदरी कह दिया तो तुरंत पकड़ में आ गया कि गुदरी कौन है। अब पूरा जीवन यापन कर लिया, बीएससी एमएससी करने के बाद नौकरी पाया बंदा, और कृपा शंकर को कोई जाने नहीं रहा है, तो अलग अलग नाम रहता है। हाँ गुदरी, भिखारी, चिरकुट, हाँ मंगरू, झगरू। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास डाटा दिए हैं। क्या डाटा दिए हैं? ए बी सी और डी हफ्ते के अलग अलग दिनों में सामान बेचे जा रहे हैं। यहाँ पे सामान बेचने की बात की गई है। ए जो व्यक्ति है ना, वो 40, मतलब ये डाटा है। आइए अब सीधे मैं क्वेश्चन पे करता हूं कि इसका डाटा मुझे क्लियर दिख रहा है, मैं क्वेश्चन से इसमें डाटा कलेक्ट नहीं करूंगा। ऐसे ग्राफ में डाटा को कलेक्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं किया जाए। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या है? मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या होगा? मंगलवार को ए ने कितनी वस्तु बेची, है ना, और शनिवार को सी ने कितनी वस्तु बेची। आइए मंगलवार को ए ने कितनी वस्तु बेची, आप ग्राफ उठाइए कि मंगलवार को ए ने कितनी वस्तुएं बेची हैं। तो मंगलवार को ए ने 35 वस्तुएं बेची है और शनिवार को सी ने, तो मंगलवार को ए ने जो वस्तु बेची है उसकी संख्या कितनी है? 35 है। आपने लिखा कि मंगलवार को ए ने 35 वस्तुएं बेच दी। शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी ने कितनी वस्तुएं बेची? आइए शनिवार को सी ने कितनी वस्तुएं बेची है? तो 45 बेची है। कितनी बेची है? 45। मेरे लाल इसकी रेशियो निकाल लीजिए, इसकी रेशियो निकाल लीजिए। आप लोग निकाल सकते हैं। 5 से कटेगा 7, 5 से कटेगा 9, 7:9। अब बताइए कटेगा? अब तो नहीं कटेगा ना, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे आप? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है।
अगले प्रश्न पे, डी द्वारा सोमवार को बेची गई वस्तु सी द्वारा शनिवार को बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। अब देखिए, डी ने मंडे को कितनी वस्तु बेची और सी ने सैटरडे को कितनी वस्तु बेची, ये आपको कलेक्ट करना है। आइए, डी ने मंडे को कितनी वस्तु बेची, आइए डी ने मंडे को 20 वस्तु बेची है। कितनी वस्तु बेची है, 20 वस्तु बेची है। आपने कहा कि सर यहां पे आप 20 लिख सकते हैं। सी ने सैटरडे को कितनी वस्तु बेची है, अब सी ने सैटरडे को कितनी वस्तु बेची है, यहां पे 45। एक बार यूज हो चुका है, फिर से इसकी बात करते हैं। 45 सी द्वारा सैटरडे को बेची गई, बोला है डी द्वारा सोमवार को बेची गई वस्तु सी द्वारा शनिवार को बेची गई वस्तु का कितना परसेंट है, ये वस्तु इसका कितना परसेंट है आपको निकालना है। 20 45 का कितना परसेंट है, यही निकालना है। आपने कहा सर 20/45 × 100। आप जो लॉजिक लगाए, जो सिंप्लीफिकेशन का ग्रुप, 5 का 4 गुना, 5 का 9 गुना, 9 5 45 होता है, 5 चौका 20। अब देखिए, कई बच्चे 4/9 की वैल्यू ले लेंगे। अब देखिए 1/9 का जो मान होता है वह 1/9 का मान 11.11 होता है। तो 4/9 का जो मान होगा 44.44। मैं आपको यहां दिखा दूं, अगर परसेंटेज चैप्टर पढ़े हैं, जानते होंगे, तो बेटा 1/9 का मान जो होता है प्रतिशत में 11.11% होता है। तो बेटा 4.9 का जो मान होगा वह कितना होगा, 44.44%। इसका 4 गुना है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। या बना लीजिए 400/9 भाग दे दीजिए, तो भी इसका आंसर आ जाएगा 44.44%। क्लियर हो गया, ये भी आपने निकाल लिया। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। एकदम इत्मीनान से एक एक चीज को समझिए, आपको खुद लगेगा कि चीजें आसानी से हैंडल की जा रही है। अगला पॉइंट क्या है मेरे लाल, अगला कहता है बी सी डी द्वारा सोमवार मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत। देखिए कौन कौन है, बी सी डी। देखिए मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे। आइए बी सी डी मंडे, बी सी डी मंडे को बी कितना बेचता है, 45। सी कितना बेचता है, 25, और ये 20। मंडे को 45 25 20, 45 25 20। चलिए 45 25 20। चलिए बी सी डी ने इतना लिया। आगे चलते हैं। ट्यूसडे को कितने बी सी डी बेचते हैं, ट्यूसडे को देखिए 50 48 26, 50 48 26। ट्यूसडे 50 48 26, ये ट्यूसडे को बेच रहे हैं। ठीक है, अगला ग्रुप सैटरडे को कितना बेच रहे हैं, सैटरडे को 40 45 40 45 40, 40 45 40। आइए 40 45 40। बोला है कि बी सी डी द्वारा, है ना, सोमवार मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या होगा। अब यहां पे 3 लोग हैं, तीनों ने मिलकर मंडे को कितना बेचा, तो तीनों ने मिलकर मंडे को आपके पास बेचा, वस्तु आपके सामने है। तो आपने जोड़ा, 25 में 45 जोड़ दिया जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 और 20 90, ये 90 हो गया। इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़िए, तो आपने जोड़ा 8 6 14 होता है, हासिल के रूप में कितना लग जाएगा, 1 लग जाएगा, हासिल के रूप में 1 लग जाएगा। 5 4 9, 9 2 11, 11 1 कितना हो जाएगा, 12, 124 आ रहा है, जोड़ के देख सकते हैं। 5 4 9 2 11 1 12, ये बेटा बन जाएगा 5 और 4 3 12। इसका जोड़ बन गया 105 बन गया, 4 3 12 बन गया। अच्छा भाई 125 कितना हो सकता है, 125 और 125 250 हो सकता है। 250 में अगर 90 जोड़ दो तो हमारे पास 250 में अगर मैं 90 जोड़ दो 340, एक कम है, 339 हो जाएगा। 339 का पैटर्न बनेगा आपके पास, आसानी से मैनेज हो सकता है, इसी पे पैटर्न बना सकते हैं। अच्छा भाई, जो दिनों की संख्या दी गई है, इन्होंने 3 दिन की बात किया, जोड़ तो सही है। बी द्वारा
तीनों दिन में बेचे गए। आज ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप पैटर्न वाइज समझिए, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इसको जोड़ता हूं, 50 40 90, 90 और 45 कितना हो जाएगा? 90 और 45 का अगर मैं जोड़ ले लूं यार, तो 90 और 45 हमारे हिसाब से 135 हो जाएगा। यहां से भी जोड़ लेता हूं, 25 और 45, 40 10 50 70, 70 4 118 हो जाएगा, है ना। और 40 20 60, 60 और 20 कितना हो जाएगा? 80 6 86 हो जाएगा। 8 5 13, 13 6, 8 5 13 6 19 हासिल के रूप में आपके पास एक लगा। और यहां पे हो जाएगा 8 1 9, 9 3 12, 12 1 13, और एक एक है तो 339, 339 है। अगर 339 में मैं कहीं भी भाग दूंगा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है भाई, इसमें ऑप्शन में दिक्कत है ना। यहां से जो भाग देना चाहिए था, वैसे तो 3 लोग हैं तो 3 ही से भाग देना चाहिए था, एवरेज जब निकाल रहा हूं तो, ठीक है ना। 3 से भाग दीजिए तो मेरे भाई ये बन जाएगा 113। एक भी ऑप्शन नहीं है। 6 का भी भाग दिलवाता तो भी पॉसिबल नहीं था, है ना। ये कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा जो भी पैटर्न पे आएगा। अगर कहीं से भी निकालेंगे, टोटल वस्तु इतनी ही बेचेगी, और 3 से ही पैटर्न से भाग होगा, या व्यक्ति देखा जाए या दिन देखा जाए, किसी भी आधार पे करेंगे तो यही आपके पास होगा। 3 दिनों को उठा लीजिए या 3 व्यक्ति उठा लीजिए, है ना। तो यहां पे जो आएगा यही आएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सप्ताह के सभी 4 दिनों में, सप्ताह के सभी 4 दिनों में, है ना, वस्तु बी की बिक्री की तुलना में वस्तु डी की, अब देखो सप्ताह के सभी 4 दिनों में बी ने कितनी वस्तुएं बेची। सप्ताह के सभी 4 दिनों में बी ने कितनी वस्तुएं बेची, ठीक है। चलिए, सप्ताह के 4 दिनों में बी द्वारा बेची गई वस्तुएं, देखिए 45 है, 50 है, 28 है, 40 है। तो इसका जोड़ अगर देखेंगे, इसका जोड़ जो होगा यहीं पे कर दे रहा हूं, 8 हो जाएगा। देख लीजिए, देखिए 8 हो रहा है, यहां बन रहा है 5 4 9, 9 2 11, 11 4 15। आप जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 158। वैसे भी देखिए 50 और 45 95, 95 में अगर 40 जोड़ दूंगा तो 5 जोड़ जाए 135, 135। अच्छा भाई, यहां पे कैलकुलेशन चेक करिए, यहाँ क्या है, 8 5 13 हासिल के रूप में एक लगा, 5 4 9, 9 2 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा? 11 और 4 15, 15 और 1 16, ठीक है। वैसे जोड़िए, 50 और 45 95, इसमें से 5 निकाल दीजिए, 100, 100 और 23, ठीक तो है, 163। तो बी का जो बन गया 163 बन गया। बी का कितना बन गया? 163। आपने बी को दिखा दिया कि जो जोड़ बी का बनेगा वह टोटल वस्तु 163 हो रही है। बोला है सप्ताह के सभी 4 दिनों में वस्तु बी की बिक्री की तुलना में डी की बिक्री। अब सभी 4 दिन में डी ने कितना बेचा? आइए डी को एक साथ जोड़ लीजिए, डी को एक साथ जोड़िए, 20 और 26 46, 20 और 26 कितना हुआ? 46, 46 में एक जोड़ दिया तो आपके पास 47 होगा, 47 में 40 जोड़ दीजिए तो 87 हो गया, 87 में भी 40 जोड़ दीजिए तो 87 में 40 जोड़ेंगे 120, 127, बेसिक भी जोड़िए 6 1 7 हो जाएगा, 4 4 8 2 10 2 12 बनेगा 127। इसकी जो वैल्यू हो रही है मेरे भाई डी की 127 हो रही है, बस जोड़ का कॉन्सेप्ट। चलिए आगे क्या कर रहा है, पैटर्न बना रहे। सप्ताह के सभी 4 दिनों में वस्तु बी की बिक्री की तुलना में वस्तु डी की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। यार सप्ताह के सभी 4 दिनों में वस्तु बी की तुलना में वस्तु डी की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि, यार यहां पे तो मेरे भाई वृद्धि की हो रही है, कमी हो रही है। एक बार फिर से चेक कर लो, बी ने सप्ताह के 4 दिन 5 8, 8 और 5, बी ने सप्ताह 8 5 13 होता है, हासिल के रूप में एक लगा, 5 और 9, 9 और 2 11 4 15, 15 1 16 बी का यही आ रहा है। डी का जो आ रहा है 20 और 26 46, 46 1 47, 47 और 40 87, 87 और 40 127। ये तो कम ही आएगा भाई, वृद्धि नहीं होगा, है ना। आइए आइए
अगर यहां पे मैं कह दूं सप्ताह के सभी 4 दिनों में वस्तु बी की बिक्री की तुलना में वस्तु डी की प्रतिशत कमी मुझे दिख रही है, आइए कमी देखते हैं। ठीक है, 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया, जो आपके पास वैल्यू मिलेगी 7 घटा रहे हैं 3 3 6 आ जाएगा। चलिए यहां से 5 मिला, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, ये 3 बन जाएगा 36, 7 6 13, 3 2 5 36। यार ये 36 बटा 163 इंटू 100 बनेगा। 6 3 9 एक 10, ये जो है 163 एक प्राइम नंबर है, तो ये जो वैल्यू बनेगी 3600, ये वैल्यू जो बनेगी 3600 में 163 का भाग हो रहा है ना। अगर इन्होंने जो पूछा है प्रतिशत कमी हो रहा है ना। आइए, या चलिए इसको पहले भाग देते हैं। तो 2 बार तो जाएगा, 3 बार जाएगा नहीं, 2 बार, 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 16 दूनी 32, 32, ऊपर से 4 आया तो 30 बन गया, और ये 5 में से 3 34, जीरो बनेगा 340। फिर 2 बार जा सकता है, वही कहानी है, कमी कर रहा था 22 दशमलव कुछ करके आएगा, आंसर है नहीं क्योंकि उसने वृद्धि। अच्छा, हो सकता है कि इससे तुलना करने के बाद ऑप्शन दे रहा है, हो सकता है कुछ मेजर मिस्टेक हो यहाँ पे टाइपिंग में, है ना। अगर यहाँ देखो तो 36 की वृद्धि हो रही है, तो 36 बटे 127 इंटू 100, ये भी 3 से नहीं कटेगा, 127 का भी पैटर्न है। एक काम करो, 3600 में 127 का भाग दो, 3600 में 127 का भाग दो, क्योंकि यहां पे पैटर्न आपके पास वही आएगा। अच्छा चलिए, 2 बार ही जाएगा, 3 बार नहीं जाएगा, ये 254 हो जाएगा, 254 हो जाएगा। चलिए घटाइए, तो यहां पे बेटा 6 हो जाएगा, है ना, 106, ऊपर से 0 आया, तो अगर मैं ले चलूं 127, 12 बटे 96, 8 बार जा सकता है, 9 बार की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, 8 बार, हाँ यार यही पूछा होगा, 8 बार ले चलिए, 8 सत्ते 56 हासिल के रूप में 5 लगा, 12 बटे 96, 8 सत्ते 56, 12 बटे 96 और 5, 96 में अगर 5 जोड़ दो, 9 बार ले जाऊंगा, अधिक हो जाएगा, 12 बटे 96, 8 सत्ते 56 था, 96 में 5 जोड़ दो, 101 आएगा। ऊपर से जो आएगा 10 में से 6 का आप यहाँ पे 4 ले सकते हैं, यहाँ पे 4 मतलब 44, तो जो भी वैल्यू आएगी 28 दशमलव कुछ करके, तो मेरे अनुसार जो 28.3 है, मेरे अनुसार इस प्रश्न का स्टेटमेंट ये होना चाहिए, सप्ताह के सभी 4 दिनों में वस्तु बी की बिक्री की तुलना में वस्तु डी की बिक्री में प्रतिशत वृद्धि कितनी है ना होके, ये यहाँ पे स्टेटमेंट ये होता, वस्तु डी की बिक्री की तुलना में वस्तु बी की, मतलब यहाँ पे डी होता, यहाँ पे बी होता, तो हम राइट ऑप्शन पे आ जाते हैं। परसेंटेज इंक्रीज फॉर सेलिंग ऑफ आइटम बी कंपेयर विद सेलिंग ऑफ आइटम डी और, हाँ यार ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज वाला सही दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज वाला दिया है कि परसेंटेज इंक्रीज फॉर सेलिंग ऑफ आइटम बी कंपेयर विद सेलिंग ऑफ आइटम डी इन ऑल 4 डेज ऑफ ए वीक, मतलब बी की जो बिक्री है डी की तुलना में कितने परसेंटेज देखिए, है ना। चलिए, तो ये वाला स्टेटमेंट मत बनाना, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, यही बना लेना। यहां पे स्टेटमेंट ये पूछा है कि बी की बिक्री, प्रश्न का स्टेटमेंट यही है, बी की बिक्री डी की बिक्री से कितने परसेंट अधिक है, तो वो अधिक हो जाएगी 28.3, यही प्रश्न का जेन्युइन आंसर है, ठीक है बेटा। आइए, सोमवार को बिकने वाली वस्तुओं के औसत और शुक्रवार को बिकने वाली वस्तुओं के औसत, तो पहले देखिए मंडे को कितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं, मंडे का एवरेज निकाल लिया जाए, मंडे का पहले एवरेज निकाला जाए, मंडे आया जाए, मंडे जो है कितना है 40 और 45, 85, 85 में अगर 25 जोड़ा जाएगा तो 110, 110 और 20, 130, तो मंडे को जो बिक्री आपके पास हो रही है, मंडे को बिक्री 130 हो रही है, 130 हो रही है, मंडे की बिक्री 130 हो रही है। फ्राइडे, फ्राइडे में आइए, फ्राइडे को बिक्री का एवरेज क्या आप ले सकते हैं, फ्राइडे में आइए, फ्राइडे को बिक्री का एवरेज 25 और 15 40, 40 में अगर 40 जोड़ दे
देखिए 25 और 15 40, 40 और 20 60, 60 और 40 100, 100 8 1 9, 109। इसकी जो बिक्री आपको दिख रही है वह 109 दिख रही है, इसकी बिक्री 109 दिख रही है। बोला है मेरे भाई सोमवार को बिकने वाली वस्तुओं के औसत और शुक्रवार को बिकने वाली वस्तुओं के औसत का अंतर। अभी बताइए कितने लोग हैं मेरे पास, कितने लोग हैं, तो 4 लोग हैं। यहां पे जो दिनों की बात की गई है 4 लोगों की बात की गई है, तो इसका जो औसत होगा कि भाई कितना औसत बिक्री हुई है। तो अगर मैं देखिए जब भी इस अंतर की तरफ आइएगा तो बेटा 130/4 माइनस 109/4, जब ये इक्वल होता है तो पहले चुपचाप डिफरेंस निकालिए। 130 में से 109 घटेगा बेटा 21 होगा, 21/4, तो ये वैल्यू जो बनेगी 5.25 करके आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहां ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं हुई। आई तो इस तरह के फिगर से भी आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं, आपको ज्यादा भाई ग्रुपिंग नहीं करनी पड़ेगी, बिना ग्रुपिंग किए चीजें आपके पास हो गई। आइए अगला क्वेश्चन का ग्रुप है, टेबल को पढ़ें और दिए गए सवालों के जवाब दें। भारत में 2010 से 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन दिया गया है। जैसे वर्ष दिया गया है एक तरफ 2010 11, 11 12, 12 13, 13 14, 14 15, 15 16, 16 17 एक डाटा दिया है। गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन, बाजरा का उत्पादन, मक्का का उत्पादन, जौ का उत्पादन, दाल का उत्पादन, आलू का उत्पादन। ये ग्रुप आपके पास इंडिकेट एक एक लाइन का किया गया है। अब आप इसको ऐसे समझिए, इस ग्रुप को पहले क्वेश्चंस को उठाते हैं। गेहूं के उत्पादन में गिरावट किस दौरान शुरू हुई? अब आइए गेहूं के उत्पादन में गिरावट किस दौरान शुरू हुई, मतलब कमी। तो देख रहा हूं कि यहां पे वृद्धि हो रही है, क्योंकि 61 से 21 से 7,000 पे आया बेटा, यहां भी वृद्धि हो रही है। अब देखिए 2012-13 में 7112 है और गिरावट आ गई 7,000 पे, है ना। फिर आ गई 6800 पे, फिर यहां वृद्धि हो गई वृद्धि। तो देखिए 12-13 से 13-14 में जा रहे हैं तो गिरावट हो रही है, 12-13 से 13-14 में जा रहे हैं तो गिरावट हो रही है। तो 12-13 से कहां जा रहे हैं, 13-14 में जा रहे हैं तो गिरावट हो रही है। तो 12-13 से 13-14 में गए तो उसी दौरान शुरू हुई थी, 2 दौरान हुई है। देखिए यहां पे देखिए गिरावट कहां कहां हुई है। 12-13 में 7112 था, 13-14 में 7056 था, और फिर 14-15 में भी गिरावट हुई है, लेकिन गिरावट शुरू हुई है 13-14 में, गिरावट शुरू हुई है 13-14 में। तो इसका आंसर बनेगा 13-14। क्या आंसर बनेगा? 13-14। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए 2013-17 के दौरान किस फसल के उत्पादन में लगातार वृद्धि देखी गई? 13 से 17 के बीच कौन सी ऐसी फसल है जिसमें केवल वृद्धि हुई है? आइए चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इस चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, है ना। 13 से 17 हमेशा वृद्धि हुई है, तो गेहूं में तो नहीं हुई है। गेहूं में देखिए यहाँ पे कमी हुई है, यहाँ कमी हुई है, फिर कमी हुई है, फिर वृद्धि हुई है, फिर वृद्धि। तो ये गेहूं नहीं हो सकता, गेहूं ग्रुप से चला गया। चलिए चावल, आपका जो ग्रुप है 13 से लेकर 17 तक, तो यहाँ पे तो गिरावटें हुई है। चावल में भी देखिए यहाँ गिरावट हुई है, फिर वृद्धि हुई है, फिर गिरावट हुई है, चावल भी गया। चलिए यहाँ पे बेटा 13-14 है ना, 13-14 से 17 तक, यही बोला है ना, 13 से 17 तक। आइए चावल भी गया। बाजरा 11-10 से 11-60 वृद्धि, 11-60 से 14-60, 11-10 से 11-60, 11-60 से 14-50, 14-50 से 11-60। ये जो मुझे दिख रहा है ये बाजरा में हमेशा वृद्धि हुई है। अच्छा 40 से 90, 90 से, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे वृद्धि हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई है, कमी हो गई है। यहाँ देखिए वृद्धि हुई है, यहाँ पे क्या हो गई है, कमी हो गई है, तो ये भी ग्रुप से है। अगर यहाँ वृद्धि हुई तो यहाँ पे क्या हो गई, कमी हो गई, ये भी ग्रुप से बाहर। अब यहाँ वृद्धि हुई है, यहाँ भी वृद्धि हुई है, 245 से 315, 315 से 400, 445, या 2 फसल हो गई। एक 11-10 से 11-60, 11-50, 14-50, तो 2 फसल हो रही है, बाजरा और आलू। ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में क्या दोनों ऑप्शन है क्या? देखिए ऑप्शन में एक ही है,
एक ही है, दो चीजें हैं, बाजरा भी है, बाजरा में भी इस वर्ष में हुआ है। आंसर अगर देखा जाए तो बाजरा और आलू दोनों है, लेकिन ऑप्शन में क्या मौजूद है, ऑप्शन में बाजरा मौजूद है, इसलिए आंसर क्या देंगे, बाजरा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। दोनों में वृद्धि हुई है। आप यहां पे देख रहे हैं बाजरे में भी केवल वृद्धि हुई है और आलू में भी केवल क्या हुई है, इन वर्षों के दौरान वृद्धि, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में केवल बाजरा दिया है तो हम बाजरे को टिक करेंगे। ठीक है, आइए वर्ष 2010 से 10-11 से 2016-17 की अवधि के दौरान आलू की औसत उपज कितनी थी। 10-11 से 2016-17 की अवधि के दौरान आलू की उपज 10-11 से 16-17 तक, 10-11 से 16-17 तक भाई आलू की पूरा का पूरा चार्ट, आलू की उपज का, फिर मैं देखूं आलू की उपज का औसत कितना है। एक काम करिए, आलू की उपज को जोड़ लीजिए, आलू की उपज को जोड़िए तो 210 220, आंसर जो है मेरे पास जो बन रहा है 210 है, एवरेज है 210 है, 220 है, मैं टारगेट कर रहा हूं 210 220, दो ग्रुप है 222 245 315, 222 245, 222 245, 222 245, है ना। आगे क्या है, आगे 315 400 445, 315 315 315 400 445, एक बार चेक कर लीजिएगा 400 और 445 यही है ना भाई, 315 245 315 400 445, यार मैं चेक करता हूं 210 220 222 245 और 315 है, 315 400 445, 315 है बेटा, ये जो ग्रुप है 315 है। अब देखिए कि गलती ना हो, एवरेज को लेके चलना है, तो एवरेज में मैं देखिए डीआई वाले सेक्शन में जल्दीबाजी में एकदम न रहिए, आसानी से जोड़िए। अच्छा बताइए 200 200 400 400 200 600 600 200 800 800 300 1100 1100 400 1500 1500 और 400 1900, जो इसका जोड़ आपके पास दिखा 1900 दिखा। अच्छा भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये बताइए 45 45 90 90 90 और 11, 90 में 11 जोड़ेंगे 105, 105 और 20 125, 125 और 10 135, 135 और 22, 135 में अगर 22 जोड़ेंगे तो 35 2 37, 37 और 10 47 10 57, 157 हो जाएगा। तो 157 जुड़ते ही ये 2057 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2057। और साल क्या है, तो देखिए साल की बात करते हैं तो जो ईयर का चार्ट है आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 साल की बात है। आप सीधे इसमें 7 से डिवीजन कर देंगे तो देखिए 7 दूनी का 14, 3 तो नहीं होगा, जो 3 वाला ऑप्शन है गायब कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी, दो ही ऑप्शन बचे। अच्छा भाई 7 दूनी 14, यहां से कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, 6 मिलते ही क्या बन गया 65, तो 7 9 63। अब एक ऑप्शन आपके साथ आ रहा है एकदम इजी में 53 नहीं होगा 93 होगा, 7 9 63, 2 मिल गया 27, 7 चौक 28 होता है, मतलब 293.86 टन ही इस प्रश्न का राइट और जेन्युइन आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ये पैटर्न आपके पास आसानी से हैंडल हो सकता है, पैटर्न का लॉजिक ही आपके सामने होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन में, 2016-17 के दौरान इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले साल की तुलना में कमी देखी गई। 2016-17 के दौरान, ठीक है, जौ बाजरा चावल आलू, चलिए चलते हैं पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 में, है ना, आपसे यही पूछा गया तुलना में कमी देखी गई। अब देखिए यहां पे वृद्धि हो रहा है, यहां पे देखिए चावल में कमी हो रहा है, यहां पे वृद्धि हो रहा है, यहां पे वृद्धि हो रहा है। देखिए
यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, 1450 से वृद्धि हो रहा है, तो ये ग्रुप में नहीं रहेगा, ये ग्रुप में नहीं रहेगा। अभी तक जो दिख रहा है, एक दिख रहा है चावल, चावल में कमी हो रही है। चावल के बाद दूसरा जो दिख रहा है, इसमें भी क्या हो रही है, चावल के बाद मक्के में कमी हो रही है, मक्के के बाद, है ना, मक्के के बाद दाल में कमी हो रही है ना। तीन चीजें हैं, चावल, मक्का और दाल। चावल, मक्का, दाल, देखिए कौन सा ऑप्शन है, चावल, मक्का, दाल, तीन चीजों में कमी हो रही थी। एक चावल था, एक क्या था, मक्का था, एक क्या था, दाल था। अब इन तीनों में से देखिए ऑप्शन में क्या रखा है, ऑप्शन में आपके पास चावल है, ऑप्शन नंबर सी, चावल में कमी हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन, वर्ष 2015-16 में आलू का उत्पादन 2010-11 की तुलना में लगभग कितना गुना है। तो पता करिए 2010-11 में आलू का उत्पादन कितना है, 10-11 में आलू का उत्पादन कितना है। आइए देखते हैं, 10-11 में आलू का उत्पादन 210 है, 210 है। तो यहां पे आपने देखा कि 10-11 में जो आलू का उत्पादन था वो 210 टन था, 200 टन। 215-16 में आलू का उत्पादन कितना था, 15-16 में आलू का उत्पादन, आइए 15-16 में आलू का उत्पादन देखते हैं। 15-16 में जो आलू का उत्पादन है वो 400 टन है। कितना है मेरे लाल, 400 टन है। तो आपने कहा कि 15-16 में जो आलू का उत्पादन है वो 400 टन है, ठीक है। वर्ष 2015-16 में आलू का उत्पादन 10-11 की तुलना में, आपसे प्रश्न यही बोला है कि वर्ष 2015-16 में आलू का उत्पादन 2010-11 की तुलना में लगभग कितना गुना है। तो लगभग ये 2 गुना है अगर देखा जाए तो, नहीं कट जाएगा कहानी। अब देखिए कितना गुना है, तो बेटा ये 400, अगर ये 200 होता तो चीज है, तो 200 मैंने 2 गुना से थोड़ा कम, अतः 400 बटा 210, ये पैटर्न बना सकते हैं। या गुना की बात करते हैं तो मैं आपको ऐसे समझा दूं, गुना की बात करें तो सीधे रेशियो बनाइए, 400 अनुपाते 210, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब आप जानते हैं कितना गुना है, तो आप कर सकते हैं 40 बटा 21, तो 21 एक बार जाएगा भागा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। अच्छा बचा कितना, 19 बचा, तो एक बार गया तो दशमलव लगा दिया, 190 हो गया, 190 हो गया। अब देखिए अगर आप 190, अगर आपने ऐसे भाग दिया 40 में 21 से, सावधानी से भाग दीजिएगा, एक बार गया, एक बार गया, ऊपर से 19 आया बेटा, दशमलव लगा दिया, 0 हो गया। अब बेटा अगर 9 बार ले जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि ऐसा ऑप्शन दिया था 1.82 था, नियर अबाउट मैं नहीं जा सकता, भाग देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने थोड़ा नियर अबाउट की बात की ना तो दोनों आप ये मारने लगेंगे, दोनों आंसर की चीजें बन सकती है। चलिए अब बेटा 9 बार नहीं जाएगा क्योंकि ज्यादा होगा, 9 कमे 9, 9 दूनी 18, तो बेटा 8 बार जाएगा, 8 कमे 8, 8 दूनी 16, 100 कितना हो गया, 68। भैया 10 में से 8 गया, 2 हुआ, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 6 गया, 2 हुआ, 22। 1 0 बढ़ा सकते हैं, 1 0 बढ़ाएंगे तो 101.8 पैटर्न पे ही है, तो वही ऑप्शन बनेगा, 1.82 गुना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये पैटर्न आपके पास आएगा, चीजें आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि जो 2015-16 में आलू था उसकी वैल्यू 400 टन थी, उसकी वैल्यू 400 टन थी, और जो 10 वैल्यू की वैल्यू थी उसकी वैल्यू 210 टन थी, उसकी वैल्यू जो आलू की थी वो कितनी थी, 210 टन। तो इस फिगर से भी आपने आसानी से चीजों को मैनेज कर लिया, आपको ज्यादा समस्या नहीं हुई। क्लियर हो गया। तालिका का क्वेश्चन बड़ी ही ग्राफिकल चीजें होती हैं, जितना अच्छा से आप इन चीजों को अपना बना लीजिए, आपका काम उतना ही आपके लिए एक बेटर परफॉर्मेंस और एक बेटर लॉजिक पे हो जाएगा, आपको ये परेशान नहीं करेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या की बात हुई है, ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। बार ग्राफ 2011 से 2016 तक एक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाता है। ये जो बार ग्राफ है किसी कंपनी की आय और व्यय को दर्शाता है। थोड़ा सा फिगर आपको दिक्कत न करे, जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है उसकी इनकम को दर्शाता है, और जो हल्का हल्का इस तरह क्रॉस डाटा दिया गया है वह किसको दर्शाता है, इसके व्यय को। आय जो ब्लैक वाला पोर्शन है, जो ब्लैक वाला पोर्शन है मेरे लाल, वह इसके इनकम को दर्शाता है। ब्लैक वाला पोर्शन जो है ना, ये इसको इनकम को दर्शाता है,
ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है ये किसको दर्शाता है, आय को, है ना। और ये जो व्हाइट वाला बनाया है, व्हाइट वाले को ऐसे ऐसे काट दिया है ना, व्हाइट वाले को ये व्यय बनाया है, ठीक है। आइए, बोला बार ग्राफ 2011 से 2016 तक कंपनी की आय और व्यय को दर्शाता है करोड़ों में। मतलब 2011 में कंपनी की इनकम 600 करोड़ और व्यय 450 करोड़। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, उसी की बात हो। आइए इसको देखते हैं। 2011 से, प्रश्न का ग्रुप क्या है, 2011 से 2013 तक कुल आय, 2013 से 2015 तक कुल व्यय से कितने पर। देखिए 2011 से 2013 तक कुल आय को लेने से, आइए बेटा 2011 से 2013 तक कितनी आय हुई, 2011 से 2013 तक कुल आय। आइए देखते हैं 2011 से 2013 तक, यही प्रश्न है 2011 से 2013। एक बार और देख लेता हूं, 2011 से 2013 तक कुल आय। आइए 2011 से 2013, 2011 में जो था 650 था, 2012 में 500, फिर 850, 650, 500 और 850, 650, 500 और 850, ये ग्रुप है बेटा, ये ग्रुप है आपके पास। फिर मैं देख रहा हूं 2011 में जो इनकम हुई है 650 हुई है, यहां 500 हुई है, यहां 850 हुई है, 650, 500, 850। अगला कह रहा है हम लोगों से प्रश्न में कि भाई 2013 से 15 तक कुल व्यय, 13 से 15 तक व्यय। आइए 13 में व्यय है 700, 14 में 750 और 15 में 750, 700, 750, 750 व्यय, 700, 750, 750। बोला है कि 2011 से 2013 तक कुल आय, 2013 से 2015 तक कुल व्यय से कितने परसेंट कम है। मेरे लाल इस दोनों का जोड़ कर दो, इन दोनों का जोड़ कर दो, तो बताओ मुझे 600, 500, 1100 बनेगा, 50 बचा के रखो, 600, 500, 1100, 1100 और 800 कितना हो जाएगा 1900, दोनों जगह 50 है, इसका जोड़ बनेगा 2000, 2000। अच्छा भाई 750, 750, 1500, 1500 और 700, इसका जोड़ बनेगा मेरे लाल 2200, इसका जोड़ कितना बन जाएगा 2200, जो आपके सामने मौजूद है। अब देखिए बोला है आपसे 2011 से 2013 तक कुल आय, है ना, और इतने में कुल व्यय, तो मेरे भाई ये 2200 से कितना कम है आपको निकालना है। तो आप यहां करिए मेरे लाल 2000 अनुपाते 2200, ठीक है ना, और काट दे से, और काट दे से। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 10 और ये कितना हो जाएगा 11, है ना। तो देखिए इतने से एक कितना कम है, एक कम है, तो आंसर बनेगा 1/, जो पैटर्न में आपके पास आंसर आएगा 1/11। आंसर कितना आएगा 1/11, और 1/11 का जो प्रतिशत वैल्यू होती है वो बनती है 9.09%। कोई भी ऑप्शन नहीं है उपरोक्त में से, कोई नहीं। या एक काम करिए, 1/11 का पैटर्न का कोई डाटा ही नहीं है, आप यहाँ पे चीजों को मैनेज कर सकते हैं, भाग भी देंगे। अगर अगर मान लीजिए ये 100/11 भी कर लेंगे ना, तो इसका जो आंसर होगा 9 सही 1/11%। कोई ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है। इतनी बातें आप ध्यान से समझ सकते हैं। आइए अगले पे चलते हैं। यदि 2016 की तुलना में 2017 में कंपनी का लाभ 25% बढ़ा है, 2016 की तुलना, देखिए 2016, यदि वर्ष 2016 की तुलना में 2017 में कंपनी का लाभ 25% बढ़ा और आय 20% बढ़ी, है ना।
तो 2017 में कंपनी का व्यय करोड़ में क्या होगा? 2016 की तुलना में 2017 में कंपनी, अच्छा एक बात देखिए, 2016 की तुलना में, ठीक है ना, आइए हम इंडिकेट करते हैं पहले 2016। कंपनी का लाभ 25% बढ़ा और आय 20% बढ़ा। हम चार्ट की तरफ बढ़ते हैं 2016 से 2017। 2016 में उनकी जो इनकम हुई है, जो आय हुई है 500 है, व्यय 400 है ना। आय है, देखिए 2016 में आय व्यय दो चीजें हैं बेटा। फिर फिगर देखिए, 2016 में आय जो है 500, व्यय 400। आय उन्होंने जो कमाया है 500 कमाया है, खर्चा 400 किया है बेटा। इनकी आय है 500 और खर्चा कितनी है मेरे लाल? 400। ठीक है, ये ग्रुप आपके पास है। आगे बढ़ते हैं, बोला है इफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इंक्रीज बाय 25% एंड इनकम इंक्रीज बाय 20%, उसकी जो आय है 2017 में, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2017 में बोला है कि उसकी आय 20% बढ़ी है। आय में 20% की वृद्धि, तो आय में 20% की वृद्धि, तो 20% का मान 1/5 होता है, 1/5 होता है। तो मेरे लाल 500 का 1/5 निकालोगे मतलब 100 हो जाएगा। तो इसमें 100 की वृद्धि होगी, उसकी इनकम हो जाएगी 600। ठीक है, और ये लाइन है 2017 में कंपनी का लाभ 25% बढ़ा है। ये बताइए, अगर आप 500 रुपये आपकी इनकम होती है और आप 400 रुपये खर्च कर देते हो, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वो 100 करोड़ का हुआ ना। कंपनी का प्रॉफिट कितने करोड़ का हुआ? 100 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। कब? 2016 में। तो 2017 में कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो 25% की वृद्धि। तो मेरे लाल 100, ये जो है बेटा प्रॉफिट है, ये क्या है? उसका प्रॉफिट है। तो इस पे 25% बढ़ाना है, 25%, तो 100 का 25% 25 होगा ना। 100 का 25% कितना होगा? 25। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 125। 125 आगे कह रहा है 2017 में कंपनी का व्यय करोड़ में ज्ञात किया से। अब ये बताइए, कंपनी ने 2017 में कमाया 600, आया पैसा उसके पास 600 करोड़ और प्रॉफिट हुआ 125 करोड़ का। आपके पास आपकी जो पेमेंट है, सपोज दैट आपने उस साल पूरा सामान बेचा या आपकी पेमेंट जो आई वो 600 करोड़ आई कंपनी की। लास्ट में कंपनी के पास प्रॉफिट 125 करोड़ का दिख रहा है। इसका मतलब जो शेष पैसा वो कंपनी ने खर्च कर दिया है। तो 600 करोड़ में से 125 करोड़ माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 600 में से 100 घटेगा 500, फिर 25 घटेगा 475। तो इसका डिफरेंस जो होगा वही आंसर आपका आंसर में आएगा, 475 करोड़। तो कंपनी ने उस साल जो खर्च किया वह कितने का खर्च किया? 475 करोड़ का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी द्वारा 2013 से 2015 तक कुल कितना लाभ अर्जित की गई करोड़ में? देखिए 2013 से 2015 तक कंपनी ने कितना लाभ अर्जित किया? आइए 2013 से लेकर 2015 तक कितना लाभ अर्जित किया? आइए 2013 में उसका कितना लाभ है? 2013 से लेकर 2015 तक की बात हुआ है, एग्जामिनर के द्वारा यही किया कंपनी 2002। अच्छा 2013 में कितना लाभ हुआ ये दे, 13 14 15 3 साल है आपके पास। यहां पे जो है 3 साल है, कब कब भैया? 13 है, 14 है और 15 है। आपको देखना है कि 13 में कंपनी का कितने का प्रॉफिट हुआ। आइए कंपनी ने 13 में 850 करोड़ की इनकम हुई और 700 करोड़ खर्चा हो गया। तो यहां पे उसकी इनकम प्रॉफिट कितने का हुआ? 150 करोड़ का। 13 में उसका जो प्रॉफिट हुआ 150 करोड़ का हुआ। चलिए 14 में क्या हुआ? 14 में क्या हुआ? तो 14 में उसने कमाया 800 करोड़ और खर्चा कर दिया 750 करोड़। तो यहां पे प्रॉफिट 50 करोड़ का हुआ। यहां पे प्रॉफिट कितने का हुआ? 50 करोड़ का। अच्छा भाई आगे चलते हैं। 15 में क्या कंडीशन बनती है? 15 में कंडीशन ये बनती है कि इनकम होती है 850 और खर्चा होता है 750। यहां भी 100 करोड़ का मुनाफा हो गया, यहां भी 100 करोड़ का मुनाफा हो गया। इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को जोड़िए तो 150 50 200 200 100 300।
तो आपसे यही बोला गया है कि कंपनी द्वारा 2013 से 2015 तक कुल कितना लाभ हुआ। तो 2013 से 2015 तक कंपनी को 300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 300 आपके पास ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है? उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न पे, कंपनी द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा 2015 में अर्जित लाभ से कितने परसेंट अधिक है। तो पता करिए कि 2015 में उसने कितना प्रॉफिट लिया। 2015 का प्रॉफिट और 2016 का प्रॉफिट बोला है। 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा 2015 में अर्जित लाभ से कितने परसेंट अधिक है। आइए देखते हैं कि 15 में कितना लाभ हुआ। 15, तो 15 में हमें 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 15 में हमें कितने करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 100 करोड़ का। 16 में कितने करोड़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, 16 में कंपनी को क्या हो रहा है, 100 करोड़ का यहां भी प्रॉफिट हो रहा है। लो सरकार, यहां भी कितने करोड़ का, 100 करोड़ का। तो कंपनी द्वारा 2016 में अर्जित लाभ कंपनी द्वारा 2015 में अर्जित लाभ से कितने परसेंट अधिक है। कहां परसेंट अधिक है भाई, कहां परसेंट अधिक है। ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो दोनों जगह तो बराबर है। आप खुद देखिए फिगर से, 2015 में इसकी इनकम हुई है 7.5, इनकम हुई है 850 और व्यय हुआ 750। तो यहां से कितना कमाया 2015 में, 100 करोड़। 2016 में 500 करोड़ का इनकम हुआ है, 400 करोड़ का क्या हुआ है, व्यय हुआ है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, यही हुआ। तो आपसे यही पूछा है प्रॉफिट, तो यहां भी 100 करोड़, यहां पे 100 करोड़। तो मेरे भाई ये तो इक्वल हो गया ना, तो इक्वल हुआ तो ऑप्शन नंबर ई पे जाएंगे। यहां पे उसे दोनों आपस में बराबर है ना। तो लाभ से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है ये चीज। हाँ, एक चीज आप करेंगे, दोनों का अंतर तो ये है, ठीक है, अंतर 0 बन रहा है। अब ये इन्होंने पूछा भी है, आप खुद समझिए, यहां 100, यहां 100, तो भाई इनकी रेशियो 1:1, तो ये कितना अधिक है, 0 अधिक है। हाँ, ये कहता कि कितना गुना है, तो रेशियो गुना में भी मतलब 1:1 की रेशियो बन रही है, तो उसका अधिक शब्द यूज करना खतरा हो गया। तो ऑप्शन नंबर ई की तरफ आप पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए, दिए गए वर्षों में विषम वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ करोड़ में क्या होगा। अब विषम वर्ष वो होगा जो 2 से नहीं कटेगा। और आपके पास कौन है, तो 13 से लेकर देखिए 2013 है, 14 नहीं होगा, 2015 है। जो ग्रुप है वह क्या है ना। देखिए बेटा 2011, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। तो 2011 में प्रॉफिट कितने का, तो 650, 700, 2011 है। आप देखिए यहां पे जो ग्रुप है वह कितना है, 2011 भी है भाई, 2011 ये विषम वर्ष है। तो आइए 2011 में कंपनी को प्रॉफिट कितने का हो रहा है। 2011 में कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वह कितने का हुआ है, 650 से 450। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 250 का। यहाँ पे जो प्रॉफिट आपने देखा ये हुआ, सॉरी 250 का रहा हूं, 200, 650 में 450 घटेगा, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 200 करोड़ का। अच्छा भाई, 2013 में कितने का प्रॉफिट हुआ, 2013 में प्रॉफिट आप चेक करिए। 2013 में कंपनी ने किया 850 से 700 पे 150 करोड़। यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है वह कितने का हुआ है, 150 करोड़ का। 2015 का प्रॉफिट पकड़िए भाई, 2015 का प्रॉफिट पकड़िए। 2015 में 850, 750, 100 करोड़। 2015 में प्रॉफिट कितने का, 100 करोड़ का। चलिए, बोला दिए गए वर्षों में विषम वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ करोड़ में क्या होगा। तो मेरे भाई व्हाट इज द एवरेज, अब देखिए इंग्लिश वाला वर्जन पढ़िए यहाँ पे, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट इन करोड़। तो एवरेज निकालना है, इन तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़िए, 200, 300, 400, 450, ये वैल्यू आई 450, 450 बटा 3 है ना। तो 15 तिया 45, वैल्यू कितनी आई 150। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे जो पैटर्न आपने बनाया वो आपके आंसर के अकॉर्डिंग कितना है, 150 है। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो एकदम ग्रुप से एक एक चीज आप देख के चल रहे हैं, आपका जो पैटर्न है वो एकदम लॉजिकल है, जो आपको एकदम डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और आपके पॉइंट वाइज चीजें आपके सामने मौजूद है। ठीक है भाई, आइए अब ये चार्ट है आपके पास, ये चार्ट है, इस चार्ट को हमें मैनेज करना है।
आइए, बोला है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। ये पूरी की पूरी तालिका दी गई है जिसमें वर्ष दिया गया है 11 से लेकर 15 तक, जिसमें वेतन दिया गया है, ईंधन तथा परिवहन की बात की गई है, बोनस की बात की है, ऋणों पर ब्याज की बात की है, टैक्स की। दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय लाख में दिए गए हैं। व्यय के मद ऐसे दिए गए हैं, कंपनी ने वेतन बांटे होंगे, कोई भी कंपनी है तो उसने क्या किया, सैलरी दिया, उसके बाद उसके ईंधन और उसके परिवहन पे जो खर्च हुए, बोनस क्या दिया गया, ऋण जो लिए गए थे, जो लोन लिए गए थे उस पे इंटरेस्ट कितना दिया गया, और टैक्स कितने पे किए गए, ये सबके सब आपको क्या दिया है, लाख में दिया है ना। ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन के ग्रुप में आते हैं, वही इंपॉर्टेंट होगा। क्या है मेरे भाई, ध्यान देना मेरे लाल। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। अब देखिए, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच ऑफ द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पूरे पीरियड के दौरान कंपनी ने ब्याज के रूप में औसत राशि कितनी चुकाई, इंटरेस्ट के रूप में उसने कितना दिया पेमेंट, ये देखना है। तो आइए, एकदम नॉर्मल सी बात है, कोई भी यहाँ पे हड़बड़ाने की बात नहीं है। कंपनी ने कितने रुपए लोन पे इंटरेस्ट दिया है, तो ये देखिए लोन पे दिया जाने वाली धनराशि है जो आपके सामने मौजूद है, ये लोन पे। तो क्या क्या है भाई, 13.4 है। आप इसको एक साथ ले लीजिए, मैं यहां पे अगर रिप्रेजेंट करूं तो ये बना है 13.4 प्लस दूसरा ग्रुप क्या है आपके पास, मैं देखना चाहूंगा यहां से। दूसरा है 22.5, 31.6, 22.5, 22.5, 31.6। चलिए आगे क्या है मेरे भाई, अगला पॉइंट आपके पास क्या है, अगला है 26.4, 39.4, 26.4 और 39.4, ये ग्रुप है। अब देखिए, अब आपने जो एवरेज पूछा है, तो एवरेज का मतलब सबका जोड़ बटे आपको संख्या से भाग देना पड़ेगा। पैटर्न आपका क्या है, आप इजी वे में डेसिमल को ना लेके पहले जो इसके होल नंबर है ना, जो पूर्णांक है उनको आपस में जोड़ लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। अच्छा ये बताइए, 13 और 22 का जोड़ कितना होगा, 22 में 3 जोड़ा 25, 25 10 कितना होगा 35, 35 में एक जुड़ गया 36, 36 और 30 कितना हो जाएगा 66, 66 में 6 जुड़ गया 72, 72 और 20, 72 20 92, 92 में 39 जोड़ना है तो इसको 40 समझ लीजिए। अगर 92 को ना मान के मैं उसको 90 मानूं तो 90 और 40 कितना होता है, 90 में अगर मैं 40 जोड़ूंगा तो 90 में 10 जुड़ जाएगा 100, 130 हो जाएगा, और एक हो जाएगा तो 130 और एक कितना हो जाएगा 130 और एक 131। इस तरह से आप जोड़ बना सकते हैं, बेसिक भी जोड़ सकते हैं, आप फ्री है। मैंने इसको जोड़ा है, फिर समझिए, 22 में 3 जुड़ गया 25, है ना। देखिए 22 और 3 कितना होता है 25, 25 और 10 कितना होता है 35, 35 और 30 कितना होता है 35 में अगर 30 जोड़ लिया जाए, है ना। एक एक पैटर्न को उठा के चलिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। फिर से मैं जोड़ के दिखाता हूं, 22 और 3 कितना हुआ 25, 10 35, 35 और 30 आपके पास कितना हुआ 65 हुआ, है ना। चलिए ये 141 का पैटर्न होगा। चलिए एक बार जोड़ के पैटर्न को समझिएगा, चीजें आपको मिल जाएगी। एक मिसिंग हो रहा था वहां पे। चलिए आइए अब अगले पैटर्न पे चलते हैं। अब ये बताइए, अगर इसको जोड़ते हैं 4 4 8, जो भी पैटर्न आपके पास आया, जो पैटर्न आपके पास है एकदम आसान से जोड़ सकते हैं, ठीक है। आप इजी वे में टैकल कर सकते हैं जो आपके पास वैल्यू मिलेगी। अच्छा भाई आइए दशमलव को एक साथ जोड़ लीजिए। चलिए कितना बना आपके पास, 6 4 10 4 14। देखिए 6 4 10 4 14, 14 में 9 जुड़ेगा, 14 में 9 जुड़ेगा तो 23 बन जाएगा। हासिल के रूप में कितना आ गया 2 आ गया, आप आसानी से बना सकते। उसमें थोड़ा सा बता नहीं सकता, एक बार क्लियर कीजिए, मैं उस स्टूडियो से आया हूं। फिर 4 4 8, 6 4 10 4 14, 14 5 19, 19 4 23 हो गया, हासिल के रूप में 2 मिल गया। चलिए 3 2 5 1 6,
देखिए 3 2 5 1 6 6 6 12, 12 और 9 कितना होता है, 12 में 9 जोड़ दिया गया तो 21 हो जाएगा। 21 और 2 फिर ये 23 बन गया, हासिल के रूप में 2 आया। देखिए 2 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 और 3 कितना हुआ 11, 11 और 2, 11 और 2 ले लीजिए आप साथ में, 11 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13, 133.3। तो सही तो आ रहा है, 131 था, है ना। 131 को 10 में लेके आते तो बन जाता। अभी बताइए एवरेज चाहिए मुझे, एवरेज चाहिए इस अवधि के दौरान, तो कितने साल है, 1 2 3 4 5। तो बेटा 133.3 में 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे, तो 5 से भाग देने पर कितना होता है, आसानी से 5 का दोगुना बन जाएगा, 5 का दोगुना बन जाएगा, यहां से 3 बचेगा, 5 6 30। देखिए 26 के पैटर्न पे कोई आंसर है, 26 का पैटर्न पे ऑप्शन नंबर ए मारिए, आगे बढ़िए, 26.66। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना परसेंट है। बोनस की राशि, देखिए पहले बोनस, देखिए बोनस कंपनी ने कितना दिया है और पेमेंट कंपनी ने कितना दिया है। बोनस और देखिए बोनस कंपनी का क्या है ये ध्यान देना होगा। अगर मैंने बोनस की बात की थी, कंपनी ने कितना बोनस दिया, आइए बोनस देखिए, अब देखिए यहाँ पे डबल जीरो दिखा रहा है, इग्नोर करिएगा। अगर मैं बोनस की बात करूं तो ये 2 है, आइए बोनस है पहले 2 है ना। आगे पॉइंट लेते हैं, 2 है, 2 के साथ साथ क्या है मेरे भाई, 1.52, 2.84, 1.52, ये वैल्यू कितनी है 1.52, 1.84, है ना। या एक काम करिए, मैं डायरेक्ट यहां से हटा दे रहा हूं, ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा बवाल नहीं करते हैं, उसी फिगर में आते हैं। बोनस आइए जोड़िए तो बेटा, जोड़िए बोनस, देखिए कहां गया भाई, आइए देखो बेटा, यहां बना है आपके पास 8 2 10 6 4 10, 10 10 20, जीरो बन गया, हासिल के रूप में 2 आया। चलिए 8 और 5 13, 13 6 19, 19 में अगर 9 जोड़ दो तो 20 8 28, 28 2 30 हो जाएगा, हासिल के रूप में 3 हो जाएगा। चलिए 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 2 कितना 9, 9 और 3 कितना हुआ, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। 2 डेसिमल काट दिया, 2 डेसिमल आपके पास काट दिया, है ना। तो 2 डेसिमल आपने काटा तो ये वैल्यू आपके पास 12 के रूप में मिल गई। और ये जो पैटर्न है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो वैल्यू आपके पास आ गई 12 आ गई, तो बोनस वाली राशि जो होगी वो 12 आई। अच्छा वेतन में आइए, वेतन में आइए, आइए वेतन में ये वैल्यू है, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी पर एनम ओवर द गिवन व्यय के मद आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर। चलिए आइए वेतन, हमने इसको जोड़ा तो 4 मिल गया, 4 मिल गया। अब देखिए हमारे पास है 4 2 6, 6 4 10, 10 5 15 मिल गया, हासिल के रूप में 1 आया। 3 3 6, 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 4 कितना हुआ 18, 18 1 19, फिर समझिए 5 4 9 या 4 2 6 4 10 5 15, ठीक है भाई 1954, वेतन उसका 1954 है। आइए वेतन तो उसने दिया है 1954, और इसको इसने डेसिमल में दिखाया है बोनस 2। चलिए यहां पे जो पैटर्न है इसने 2 डेसिमल में दे दिया है यार, 2 पॉइंट लाख में दिया है, वेतन सैलरी 3 लाख, 2 लाख। अच्छा भाई कोई बात नहीं, 12। अब ये बताइए, बोला है दी गई अवधि के दौरान बोनस की राशि उस अवधि के दौरान भुगतान की वेतन की राशि का लगभग कितना है। अब ये बताइए 12 1954 का कितना परसेंट होगा।
तो मुझे लगता है कि जो वी वैल्यू होगी वह 1 से छोटी ही होगी, बड़ी नहीं होगी। ये तो क्लियर है, क्योंकि जानते हैं जो पैटर्न आप बनाएंगे वह क्या बनाएंगे। आप बताइए खुद 1200 में अगर आप 54 से 1954 से भाग देते हैं तो क्या हो सकता है। आप यहाँ पे दशमलव लगा के इसको 12,000 बना सकते हैं, 12,000 बना सकते हैं, यही ज्यादा बेटर होगा। अब देखिए 19 पचे 95 होता है, 19 छक्के 54 होता है। ये तो क्लियर है कि 12,000 की बात होगी तो 19 पचे 95 नहीं जाएगा। अच्छा 6 बार ले जाइए, 6 चौका 24, 6 अगर 6 बार ले चलते हैं, 6 चौका 24 हासिल के रूप में 2 मिला, 6 पचे 30, 2 32 हुआ, 3 मिला, 19 छक्के 114 आ रहा है। मतलब लगभग हम 0.6 पे आसपास जाएंगे, ये हमारे पास डाटा आएगा। तो हम लोग इसको यही दिखा देंगे, है ना। तो आप 0.6% कर लीजिएगा, आंसर आपके पास है। आगे 2011 में इन सभी मदों पे कुल व्यय, है ना, 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट। 2011 ने सभी मदों पे जो कुल व्यय आया है, 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट होगा। 2011 और 2015 का ग्रुप लेना है। ये बताइए 2011 में टोटल जो मद है वह कितने हैं। 2011 का जोड़ लीजिए तो 200 एक 300, 385। मैं अगर इसको जोड़ूं तो एक ग्रुपिंग आ रही है 385। देखिए 100 नहीं, 300 नहीं बेटा, 400। देखिए फिर से देखिए 300 और ये 100 कितना बना 400। ये 485 एक ग्रुप आ रहा है, 485 और 13 और 12 कितना हो जाएगा 15। तो 15 ये बन गया 15.4, मतलब ये 500.4 है ना। ये टोटल मत 2011। अच्छा 2015 450, 152। अगर आप इसको जोड़ते हैं 450 में 150 जोड़ेंगे तो कितना होगा। हाँ 450, 150, 600। ठीक है भाई, चलिए जो भी आपके पास है आपने लिया 450, 152, 88, है ना। और कुछ है। अच्छा भाई और एक 2 है, 2.96 और एक कहीं और छूट रहा है क्या, 39.4। चलिए बेटा ये बताइए 6 बना, 9 4 13 बना, हासिल के रूप में 1 हो जाएगा, 8 2 10 2 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, 12 9 21, एक 22 हो जाएगा, हासिल के रूप में फिर से 2 मिल जाएगा, 5 5 10 8 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 18 में 3 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 और 2, 21 और 2 आपके पास 23 हुआ, 2 4 1 5, 5 और 2, 5 2 7, 732 दशमलव कुछ करके आ रहा है ना। 504 और 732। आइए आइए 2011 में 500 इतना और ये बन रहा है 732 दशमलव, आप जोड़ देख के चेक करिएगा 732.36। तो बोला है कुल व्यय। अच्छा एक दशमलव हटा दीजिए, ये 5004 अनुपाते 732.6। तो आपसे यही बोला है पैटर्न वाइज, अब इसी को चेक कर लेना है कि कितने परसेंट पे आएगा। तो भाई अगर मैं देखूं, अगर इसको 73 ले लूं, इसको पास लगभग 75% के आसपास, लेकिन समस्या क्या है ना कि 70 72 75 सब दे दिया, किसी को छोड़ा नहीं है। तो किसी को छोड़ा नहीं है तो एक पैटर्न ये कर सकते हैं कि इसको एक जीरो और बढ़ा देते हैं, इसको एक जीरो और बढ़ा देते हैं, 4 जीरो, और इसको बना दीजिए 73 23 26। अब आप कर लीजिए, आप करेंगे तो चीजें आसानी से यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो भी पैटर्न आपके पास होगा, आपके पास जो पैटर्न बनेगा 00 40 इंटू 00 यही बनेगा, है ना। और इसका डिवीजन होगा 73 236 में, ये पैटर्न आएगा। अगर मैं थोड़ा सा भी पैटर्न लेके चलो तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास जो वैल्यू है वह 7 बार जाएगी, 7 49 हो जाएगा, 7 बार जाएगी, ये तो क्लियर है। तो आप ऑप्शन की तरफ बढ़िएगा तो आपको लगभग, अच्छा इसमें 7 से गुणा कर लीजिए, चलिए 7 42 हासिल के रूप में 4, 70 के 21 और 4 कितना हो जाएगा, 21 4 25 हो जाएगा, हासिल के रूप में 2, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 1 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, है ना। आपके पास कितना हो गया 2, 49 और 2, 49 2। तो देखिए ये देखिए 70 7 पर गई भी नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 6 बार में जाएगा, चीजें खत्म हो गई।
आइए, सभी वर्षों के लिए करों पे कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पे कुल व्यय के बीच अनुपात। कर वाला टोटल जोड़ लीजिए, कर वाला टोटल जोड़ लीजिए, जितना भी आपने कर दिया है जोड़ लीजिए इसको कर वाले पे। तो जोड़ेंगे तो 8 8 16, 8 8 16 और 10, 16 और 10 का जोड़ कितना हो जाएगा? 16 और 10 26 हो जाएगा। 16 और 10 कितना हो जाएगा? 26। हासिल के रूप में 2 मिला। 8 7 15, 15 7 22, 22 1 23, 23 में अगर 8 जोड़ दो, 23 में 8 जोड़ दूंगा तो मेरे पास 31 हो जाएगा। 31 2 33 हो जाएगा। हासिल के रूप में 3 मिला। 3 1 4, 436। उसी तरह से ईंधन और परिवहन वाला जोड़ लीजिए और दोनों की ग्रुपिंग निकाल दीजिए। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को यहीं ओवर करता हूं।